नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और आपका टेस्ट नंबर 10। और अब तक जितना सॉल्यूशन आपका हुआ होगा उसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक हैं। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ और मेरा विश्वास सही होना चाहिए। अगर गलत हुआ तो अच्छा नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, प्यारे बच्चे, हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिकांश जो रोगाणु होते हैं या प्याचे जो पैथोजेंस होते हैं वो सर्वाधिक वृद्धि किस टेम्परेचर पे करते हैं। तो चाहे बैक्टीरिया की बात करें हम या हम एंजाइम की बात करें, देखो एंजाइम के लिए भी सबसे अच्छा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहता है। और बैक्टीरिया के लिए भी सबसे अच्छा टेम्परेचर कितना माना जाता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखेंगे प्याचे, जो बैक्टीरिया जो पैथोजेंस हमारे अंदर डिजीज कॉज करते हैं, आपका इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वो सबसे अच्छा कब काम करेंगे? आपका 37 डिग्री सेल्सियस। और यदि मॉइस्चर मिल जाए इनको, यदि प्याचे मॉइस्चर मिल जाए, नमी मिल जाए, अगर नमी भी मिल जाए साथ में, तो ये सबसे अच्छा काम करते हैं। तो आपने देखा होगा जो बरसात का दिन होता है, बरसात के दिन में हमें सबसे ज्यादा प्याचे आपका इन्फेक्शन होता है, सबसे ज्यादा बीमार हम बरसात के दिनों में ही पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपके पास, किस किस का ठीक है जल्दी से बताएं। नेक्स्ट है हमारे पास, आपसे पूछता है प्यारे, निम्नलिखित रोगों को उनके कारक भारी धातु। देखो, अगर आप पानी में इनकी मात्रा बढ़ा देते हैं, अगर प्यारे पानी में आप इनकी मात्रा बढ़ा देते हैं, मान लीजिएगा सर पानी में आपने इनकी मात्रा बढ़ा दी, पानी में अगर कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें एक बीमारी होती है जिसका नाम था इटाई इटाई। यार ना, इसको आउच आउच भी बोलते हैं, लड़कियां बोलते हैं ना आउच आउच। तो ये आउच आउच डिजीज भी होता है। मिनीमाटा जो होती है पैचो, सबसे पहले देखा गया था मिनीमाटा बे ऑफ, कहां पर? आपका जापान। तो जापान में जब लोगों ने मछलियों को खाना शुरू किया और मछलियों के अंदर मरकरी की मात्रा बढ़ी हुई थी, तो उनको मिनीमाटा हुआ। इसमें हाथ वगैरह ऐसे मुड़ जाते हैं, हाथ वगैरह ऐसे मुड़ जाते हैं। तो आप याद रखना प्यारे, जो मिनीमाटा बीमारी होगी वो पारे के कारण होती है, पारा मरकरी के कारण होती है। और सीसा विषाक्तता, ठीक है, सीसा विषाक्तता को प्यारे हम एक नाम से जानते हैं, प्लम्बिज्म। प्लम्बिज्म में क्या होगा? ब्रेन हमारा डैमेज हो जाता है, ब्रेन, ये ब्रेन को अफेक्ट करता है। और आपने देखा होगा जब लाइट की मात्रा किसमें, मैगी वगैरह में बढ़ी हुई मिली थी, तो प्यारे बच्चे उसको भी बैन कर दिया गया था आपका। मैगी वगैरह अगर ज्यादा मात्रा शीशे की हो जाती है तो प्यारे बच्चे वो हमारे, अगर एयर में होती है तो हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है, अगर फूड में होती है हमारे तो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा प्यारे बच्चे, पहले का हो जाएगा, पहले का हो जाएगा टू। कौन सा है आपका? यस, आंसर बिल भी हो जाएगा बी आंसर। सारे बच्चे आंसर करेंगे बी आंसर, आपका दूसरे का आंसर बी, यही आ रहा है आपका। बहुत अच्छी बात, सीधे होकर बैठे, लंबी लंबी सांसें लेते रहे। तीसरा है हमारे पास आरएनए अणु में थायमीन। देखो, आरएनए डीएनए में क्या अंतर होता है? अगर मैं कहूँ आरएनए डीएनए में क्या अंतर होता है तो आप कहेंगे सर आरएनए डीएनए में तो अंतर केवल एक ही होता है। तो प्यार जो आरएनए डीएनए में बहुत सारे अंतर होते हैं, इसमें मेन अंतर होता है शुगर का। आरएनए में जो शुगर पाई जाती है वो राइबोज पाई जाती है, राइबोज, राइबोज शुगर। इसके कारण इसका नाम क्या पड़ता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड पड़ता है। और इसमें शुगर पाई जाती है जो डीऑक्सी राइबोज। क्या पाया जाता है? डीऑक्सी राइबोज। इसमें डीऑक्सी राइबोज पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड पड़ता है। आरएनए, आरएनए में प्यारचो जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होता है वो कौन होता है? वो होता है प्यारचो ए होता है, वो सी होता है, वो जी होता है और वो होता है यू, यूरेसिल। और डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं प्यारचे वो कौन होते हैं? वो ए होता है, वो सी होता है, वो जी होता है, फिर टी थायमीन होता है। तो ये दोनों अंतर है। तो आरएनए में क्या पाया जाता है? आरएनए में प्यारचे यूरेसिल पाया जाता है, जो डीएनए में नहीं होता है आपका। यूरेसिल पाया जाता है जो डीएनए में नहीं होता है। और यूरेसिल किसकी जगह पाया जाता है? थायमीन की जगह पाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर, यही आ रहा है आपका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, अगला क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? जाइलम वाहिकाएं जो होती हैं पैचो, जाइलम में ना चार प्रकार की सेल्स होती है, ट्रैकिड्स, बेसल्स, फाइबर्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स, ठीक है, नाम सुना होगा आपने। और जाइलम पैरेन्काइमा होती है। तो ये जो जाइलम वेसल्स होती है ना, ये जो जाइलम वेसल्स होती हैं प्यारे बच्चे, ये कैसी होती हैं? ये एक तो मृत होती है और खोखली होती है और आपस में जुड़ी होती है। मृत होंगी, खोखली होंगी और आपस में जुड़ी होती हैं, जाइलम वेसल्स। ठीक है, तो यहाँ याद रखना चार होती हैं इसमें सेल्स, चार सेल्स होती हैं। चारों सेल्स के नाम याद रखना। चार सेल्स कौन कौन सी होती है प्यार? जो ट्रैकिड्स होती है, इसमें बेसल्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं, रेसे, जालम रेसे, और जालम पैरेन्काइमा होती है। तो चार होती हैं। तो प्यार बच्चे याद रखना ये कैसी होंगी? ये होंगी मृत, ये मृत होंगी और खोखली होती है, मृत एवं खोखली होती है, मृत एवं खोखली।
और आपस में जुड़ी होती हैं, और आपस में क्या होंगी, जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी आंसर, जाइलम। जाइलम का काम क्या होगा, जाइलम का काम होगा वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम की कुछ सेल्स हमें स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती हैं, क्या प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रेंथ, मजबूती भी प्रदान करती हैं। फ्लोएम की सेल्स नहीं करती हैं, जाइलम की सेल्स करती हैं। इन बातों को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है वैसे। IAA क्या होता है प्यार बच्चे, इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है IAA। ये क्या है प्यार बच्चे, ये क्या है, तो याद रखना IAA होता है आपका इंडोल 3 एसिड। ये क्या होगा प्यार बच्चे, ऑक्सीजन होता है। और ऑक्सीजन का मेन काम होता है प्यार बच्चे, मेन काम ऑक्सीजन कहाँ बनता है, ऑक्सीजन बनता है प्यार बच्चे सूट रीजन में, तने वाले भाग में बनता है, तने वाले भाग में बनेगा। और प्यार बच्चे ये रूट इनिशिएशन करता है, रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये प्यार बच्चे एपिकल डोरमेंसी, पौधे को कहाँ बढ़ाता है प्यार बच्चे, पौधे को कहाँ बढ़ाता है, ऊपर की ओर। ये प्यार जो एपिकल शीर्षक प्रभाविता कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा। और लास्ट बात, सूर्य के प्रकाश की तरफ पौधे का जो मुड़ना होता है ना, सूर्य के प्रकाश की तरफ जो पौधे का मुड़ना होता है वो क्यों होता है, क्योंकि प्यार बच्चे सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और धीरे धीरे पौधा कहाँ मुड़ जाता है, सूर्य के प्रकाश की तरफ। तो प्यार बच्चे ये ऑक्सीजन ही होता है, आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सीजन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आपका ऑक्सीजन, याद रखना। साइटोकाइनिन का काम होता है आपका पैचो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में हेल्प करना, भोजन के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करना। जो जिब्रेलिन होता है आपका, जिब्रेलिन है ना, यहाँ पर गिब्रेलिन जिब्रेलिन होता है। जिब्रेलिन जो है पैचो ये क्या करता है, ये बोने पौधों को लंबे पौधों में बदल देगा, डोरमेंसी को मेंटेन करता है आपका। आपने सुना होगा डोरमेंसी, सुना है कभी, प्रसुप्त अवस्था डोरमेंसी। सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए आप सीड को खेतों में डालने से पहले उसको पानी में भिगो कर रखते हैं आपका, ताकि उसकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाए। और एथिलीन जो होता है प्यार बच्चे, ये पौधों में फलों को पकाने का काम करता है। गैसेस पादप हार्मोन होता है जो पौधों में फलों को पकाने का काम करता है। आर्टिफिशियल रूप से आप कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, सुना होगा आपने, जब आम वगैरह पकाए होंगे आपने, कार्बेट लेके आए होंगे, है ना, तो कार्बाइड होता है वो, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड। तो सारे के सारे ऑप्शन आपने देखे यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रकाश निर्भर क्रियाएं क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है। देखो जब प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण में प्याचे दो क्रियाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण में दो क्रियाएं होती हैं, आप सब बच्चे जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में दो क्रियाएं होती हैं। एक होती है प्याचे लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। एक होती है लाइट रिएक्शन, प्रकाश क्रिया होती है, और एक होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है, डार्क क्रिया होती है, डार्क रिएक्शन। तो ये जो प्रकाश रिएक्शन होती है ना प्याचे, ग्रेना भाग में होती है, ग्रेना भाग में होती है, ग्रेना भाग में होगी, ग्रेना, ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में होती है। और ग्रेना का ये क्या है आपका, थैलेकोइड झिल्ली में होती है। कहाँ होती है, थैलेकोइड झिल्ली में। और जो डार्क रिएक्शन होती है पैचे, ये कहाँ होती है, स्ट्रोमा भाग में होती है, स्ट्रोमा में होती है। ये कहाँ होंगी, स्ट्रोमा में होंगी, ये स्ट्रोमा भाग में होती है, स्ट्रोमा भाग में। तो याद रखना डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर, सबका आंसर आ गया होगा बी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास, यदि किसी गैस का आयतन स्थिर रखा जाए तो प्याचे यहाँ पर फॉर्मूला होता है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है, अगर आयतन स्थिर है ना तो फॉर्मूला होता है प्याचे पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका टी। और यदि प्याचो ताप बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, प्याचो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। प्याचो ताप बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ता है, वास्तव में ये होता है फॉर्मूला P1/T1 इक्वल्स टू होता है P2/T2, ठीक है। तो यहाँ से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप ताप बढ़ाएंगे तो प्याचो दाब भी बढ़ जाएगा, ठीक है। गैलुसैक नियम आपने सुना होगा, गैलुसैक नियम, ठीक है, गैलुसैक नियम सुना होगा। गैलुसैक नियम के अनुसार यही होता है, जब तापमान क्या रहता है, तापमान जब जब प्याचो आयतन कांस्टेंट रहता है तब की बात है, जब आयतन क्या रहता है, स्थिर रहता है, तो बढ़ जाएगा आपका। समझ गए आप सारे के सारे बच्चे। अब यहाँ देखो, आप अगला क्वेश्चन हमारे पास पैरचे, अगला क्वेश्चन हमारे पास खगोलीय दूरबीन जो होती है पैरचे, एस्ट्रोनॉमिकल, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होती है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होती है, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होती है ना, टेलीस्कोप जो दूरदर्शी होती है, इसकी खास बात क्या होती है पैरचे, इसकी खास बात क्या होती है, इसमें दो लेंस यूज करते होते हैं आपका। एक होता है पैरचे ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक होता है आई लेंस होता है, एक आई लेंस होता है। तो यहाँ पर प्याचे जब इमेज का फॉर्मेशन होता है ना आपका, वास्तविक और उल्टा इमेज बनता है कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, तो जो दूसरा लेंस होता है वो उसकी इमेज को आभासी बना देता है। कैसे बनाएगा, आभासी, उल्टा और आवर्धित बना देगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्याचे, यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसा आंसर आएगा आपका, आभासी, उल्टा एवं एक बात और याद रखना, आवर्धित। कैसा आएगा, आवर्धित, आवर्धित आता है, आवर्धित, ठीक है, आवर्धित। आप सब बच्चे कमेंट्स में बताएंगे ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है या आई लेंस बड़ा होता है, कौन सा लेंस बड़ा होगा इसमें,
कौन सा लेंस बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, आई लेंस बड़ा होता है? सारे बच्चे इसको बताएंगे, ठीक, कमेंट्स में, मैं कमेंट्स देखूंगा आपके। एक खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये क्वेश्चन 2 बार आ गया क्या हमारा? अंतिम प्रतिबिंब, हाँ ठीक है। एक आपसे पूछेगा एक आदर्श अमीटर, देखो यहाँ पर सर, हम बात करें आदर्श अमीटर की बात करें, किसकी बात करें आपका? आदर्श अमीटर। अब हम आदर्श अमीटर की बात करें, आइडियल, हम किसकी बात करें? आइडियल, आइडियल अमीटर की बात करते हैं। अमीटर को किस में जोड़ते हैं? सारे बच्चे बताएंगे अमीटर को किस में जोड़ते हैं? अमीटर को हमेशा किस में जोड़ेंगे? मान लीजिएगा सर ये हमारे पास सर्किट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर बैच तीसरा रेजिस्टेंस है, और हम हमेशा किस में जोड़ते हैं? मीटर को श्रेणी में जोड़ते हैं। और यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, बैटरी एक लगाते हैं तो सेल होता है, एक से ज्यादा क्या होगा? बैटरी। यहाँ से करंट जा रही है, करंट क्या रहनी है आपका? कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट रहनी है, करंट क्या रहनी है? कांस्टेंट रहनी है। अब प्यार से मान लीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं प्यार से, यहाँ पर मेजर कर रहे हैं, करंट को मेजर कर रहे हैं, तो V इक्वल टू होता है आई आर, और I इक्वल टू होता है V अपॉन आर। तो प्यार से जब यहाँ पर हम करंट देखते हैं तो V अपॉन आर, अगर इस अमीटर का भी कोई रेजिस्टेंस होगा तो जो करंट की वैल्यू है ना वो कम हो जाएगी, करंट की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है। तो हम मान के चलते हैं कि जो आइडियल अमीटर होता है ना उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, तभी तो वैल्यू कितना बना रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। तो याद रखेंगे आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा आपका? 0। और जब पूछेगा आइडियल वोल्ट मीटर, जब आपसे पूछेगा आइडियल वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की बात करेगा, जब जब आइडियल वोल्ट मीटर की बात करेगा, आदर्श, जब किसकी बात करेगा? आदर्श वोल्ट मीटर की बात करेगा। वोल्ट मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है आपका? विभवांतर मापा जाता है। आइडियल वोल्ट मीटर की बात करेगा तो सारे बच्चे याद रखेंगे इसका जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध जो होता है, इसका प्रतिरोध, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है प्यार से? अनंत होता है। इसका प्रतिरोध कितना होगा? अनंत होगा। याद रखना सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा जुड़ता है, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है? एन आर होता है सीरीज में, और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है ना वो होता है आपका आर बाई एन। तो ये 2 फॉर्मूले और याद रखना, आगे काम आएंगे आपके। यस, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास प्यार जी, डायनेमो का कार्य किस सिद्धांत पे? डायनेमो का काम क्या होगा? डायनेमो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। और ये प्यार जी किस पे काम करता है? ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, फराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करेगा। तो आंसर बिल भी हो जाएगा प्यार जी बी आंसर, डायनेमो का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में एक बात याद रख लो आप कि प्यार से चुंबक के बाहर यहाँ पर क्या है? साउथ पोल है, ये क्या है आपका? नॉर्थ पोल है। तो ये रेखाएं निकलती है नॉर्थ से और किस में मर्ज हो जाती है? साउथ पोल पे मर्ज हो जाती है। और अंदर कहाँ मूव करती है? साउथ से नॉर्थ में मूव करती है। और प्यार से क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती है। तो ये बे हमेशा उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है बाहर। यस, बाहर ऐसा ही होता है। ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती, कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक बंद लूप नहीं बनाती है। प्यार जो बंद लूप बनाती हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, बी आंसर हो जाएगा। 11 का आंसर हो जाएगा बी। क्या यही आ रहा है आपका 11 का बी? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ओम का नियम लागू होता है। तो प्यारे बच्चों ओम का नियम कैसे लागू होता है? मान लीजिएगा ये हमारे पास क्या है आपका? धातु है, हमारे पास मेटल है, हमारे पास सिल्वर है, हमारे पास कॉपर हो सकती है, हमारे पास गोल्ड हो सकती है। और जब हम प्यारे बच्चों इनके बीच में क्या करेंगे? आपका विभवांतर रखेंगे आपका, ये 0 वोल्ट है या 10 वोल्ट है। और हमने क्या किया जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सबको कांस्टेंट रखा, इन सबको कांस्टेंट रखा प्यारे। और हमने इसके विभवांतर को डबल कर दिया, हमने इसके विभवांतर को कितना कर दिया? आपका डबल कर दिया, ठीक है, डबल कर दिया। तो आप देखेंगे जिस रेशो में हम विभवांतर को डबल करते हैं उसी रेशो में जो करंट है ना आपका वो भी उसी रेशो में बढ़ जाती है। मतलब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है? वी के होती है। और यहाँ पर आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर, और यहाँ से आ जाता है वी इक्वल टू आई आर। तो प्याचे ये जो है आपका ओम्स लॉ, ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है? धातु के लिए। लेकिन क्या आपका तापमान और दाब वगैरह की कंडीशन दी जाती है, ठीक है, बशर्ते तापमान स्थिर रहे, तापमान कांस्टेंट रहे। जब तापमान और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है तभी ये फॉलो करता है। तो आंसर बिल भी हो जाएगा सी आंसर। क्या होगा? सी आंसर, ठीक है। और ये ओमिक लॉ को फॉलो करने वाले भी 2 प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं, एक होते हैं प्यार ओमिक और एक होते हैं नॉन ओमिक। जब इनके बीच में आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, आपका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आपका वी और आई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो ओमिक होते हैं वो स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि एक सरल लोलक को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं, देखो सरल लोलक को आप कहाँ ले गए? पृथ्वी से चंद्रमा पर ले गए। तो पहले सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट
एल अपॉन जी। तो प्याचो चंद्रमा की सतह पर एल की वैल्यू कम होगी, टी टाइम पीरियड आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। और याद रखना जो लोलक होगा ना, जो लोलक होगा वो क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। क्योंकि जो आवर्तकाल पहले 2 सेकंड था आपका, 2 सेकंड था आपका, अब 4 सेकंड हो गया। तो आप देखेंगे लोलक क्या होगा, थोड़ा सुस्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चंद्रमा के सरफेस पर जो सरल लोलक होता है उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सुस्त हो जाता है। टाइम पीरियड पे क्या प्रभाव पड़ता है, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको कहां ले जाऊं प्याचो, इसको मैं सैटेलाइट पे ले जाऊं, सैटेलाइट पे, इसको मैं अंतरिक्ष में सैटेलाइट पे ले जाऊं, तो सैटेलाइट पे जी की वैल्यू 0 हो जाती है, और जब जी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वहां पर ये काम नहीं करेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा ये बताओ, सेकंड लोलक का टाइम पीरियड कितना होता है आपका, सेकंड लोलक का, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा, सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है ना प्यार, वो 2 सेकंड होता है, याद रखेंगे कितना होता है, 2 सेकंड होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया में रबड़। देखो जो नेचुरल रबड़ होता है ना, तो वहां पर क्या होगा, आपका रबड़ का प्लांट होता है, रबड़ का ट्री होता है। तो रबड़ के ट्री में जब हम कट लगाते हैं, वहां से लेटेक्स निकलता है, वहां से रबड़ निकलता है। और वो रबड़ में मजबूती प्रदान करने के लिए हम उस रबड़ को किसके साथ गर्म करते हैं, सल्फर के साथ। इस प्रोसेस को होते हैं वल्केनाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं आपका, वल्केनाइजेशन। तो देखो दो इंपॉर्टेंट है, एक होता है गैल्वेनाइजेशन, उसमें जिंक की कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर, और वल्केनाइजेशन इसमें प्यार जो हम रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करते हैं। तो प्यार जो किसके साथ गर्म करेंगे, सल्फर के साथ। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है प्यार जो, महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि क्वेश्चन अगर ये पूछ लें कि कितने परसेंट सल्फर के साथ गर्म करते हैं, तो यार ना 3 से लेकर 5%, ये भी पूछा जाता है कि 3 से लेकर 5% सल्फर के साथ गर्म करते हैं आपका। नेक्स्ट है हमारे पास भारत में प्राकृतिक गैस के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में सही कथन क्या है आपका, सही कथन क्या है प्यार। पहला है आपका असम के दीमापुर गैस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। प्यार असम नहीं है, नागालैंड का है, तो ये गलत हो गया आपका, नागालैंड का है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। मुंबई हाई में गैस नहीं प्याचो, गैस नहीं केवल तेल होता है, या तेल तो मिलता ही मिलता है, गैस भी मिलती है। तो प्याचो ये दोनों गलत हो जाएंगे। कृष्णा गोदावरी बेसिन गैस उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है आपका, ये सही है। तो आंसर बिल भी क्या हो जाएगा, डी आंसर, ओनली 3। दिमाग में एकदम आपके आंसर आना चाहिए आपका, ओनली 3। ठीक है सर, सारे के सारे बच्चे याद रखेंगे इस बात को, हाना में जवाब दें। अभी तक किसके बच्चे, किस बच्चे के कितने कितने क्वेश्चन ठीक हो गए हैं, जल्दी बताओ। अभी तक किस बच्चे के कितने कितने क्वेश्चन ठीक हो गए हैं। सर हमारे तो, सर हमारे तो बहुत ज़्यादा ठीक हो गए सर। यस सर, हमारे तो सारे के सारे ठीक हो गए हैं। हमारे तो प्यार से सारे के सारे ठीक हो गए हैं सर। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो यहाँ पर आपके ठीक हुए नहीं हुए, याद रखना ठीक होने चाहिए। आपसे अभी काफी टाइम है, आपसे पूछेगा कि विकिरण चिकित्सा रेडिएशन थेरेपी में समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो देखो कैंसर के उपचार में ना, कैंसर के उपचार में यहाँ पर याद रखना प्याज आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है थायराइड के ट्रीटमेंट में। थायराइड हो जाता है ना हमें गले में जो होता है थायराइड, थायराइड ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका सेंटर यहाँ पर, ये मुखर्जी नगर में, तिमारपुर है एक जगह, डीआरडीओ का सेंटर है यहाँ पर। ये कोवाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, करते हैं बिल्कुल कैंसर के ट्रीटमेंट में। सोडियम का प्याज आपका जो ब्लड में हमारे क्लोटिंग होती है ना, ब्लड क्लोटिंग का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। रुधिर में कहीं क्लोटिंग वगैरह होती है तो उसका पता लगाने के लिए। और यूरेनियम 35 का इस्तेमाल प्याज हम कहाँ करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। एक बात और याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है फास्फोरस 32, तो प्याज इसका इस्तेमाल ब्लड कैंसर में करते हैं, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी आया था ब्लड कैंसर में किसका इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस 32, और कोवाल्ट नहीं करते उसमें, फास्फोरस 32, तो यहाँ पर तो हो जाएगा बी। लेकिन ब्लड कैंसर में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ल्यूकीमिया में, ल्यूकीमिया बोलते हैं ब्लड कैंसर को, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सारे बच्चे याद रखेंगे, फास्फोरस 32। आपसे पूछे जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है, पहले अम्ल की खास बात क्या होती है, अम्ल की खास बात होती है एसिड क्या होगा, एसिड और बेस में क्या होता है पहले, एसिड होता है अमीर, एसिड होता है अमीर, और बेस क्या होगा प्याचे, गरीब होता है, बेस क्या होगा, गरीब होता है। और जो अमीर होता है वो क्या डोनेट करता है रिएक्शन में, आपका प्रोटॉन, और बेस क्या करता है, प्रोटॉन को लेता है। ठीक है, ये ब्रॉन्स्टन लोवेरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि एसिड प्रोटॉन डोनर होता है। तो प्याचे जैसे ही एसिड को हम घोलेंगे पानी में तो ये प्रोटॉन देगा, और यहाँ पर क्या होगा H2O, तो प्याचे ये क्या बना देगा, H3O+, ये बना देगा हाइड्रोनियम आयन, क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन क्या बना देगा। आंसर बिल भी हो जाएगा बी आंसर, यही आ रहा है, बी विल बी द आंसर।
यस, बी विल बी द आंसर, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास साबुन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। वे उच्च बसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। बिल्कुल सही है आपका, ये बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट प्यारे बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट जो है हमारे पास, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये प्यारे बिल्कुल सही है, सही है। ये प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं। याद रखना, साबुन कठोर जल के साथ स्कम का फॉर्मेशन करते हैं, स्कम गाद बना देते हैं, हार्डनेस से ही लड़ने में खत्म हो जाते हैं। तो ये गलत है प्यारे बच्चे, केवल कौन सा सही है आपका, ए सही है। आंसर विल भी हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास प्यारे बच्चे, प्रकाश रासायनिक। देखो जो स्मोक होता है ना, दो प्रकार का होता है, एक होता है क्लासिक स्मोक, एक होता है फोटोकेमिकल स्मोक। लंदन स्मोक भी कहते हैं इसको। जो हमारे यहाँ आता है ना ये स्मोक, ये प्याचे ये क्लासिक स्मोक होता है, लंदन स्मोक जो सुबह सुबह आता है। लेकिन जब आप दिल्ली में देख रहे हैं इस समय, तो ये फोटोकेमिकल स्मोक है आपका, फोटोकेमिकल स्मोक। ये प्याचे फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनता है, किस किस के कारण बनता है, ओजोन, पान, परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनके कारण बनता है आपका। और यार ये ना ये पान और ये दोनों के दोनों ये द्वितीयक प्रदूषक है। क्या है आपका, द्वितीयक प्रदूषक। ये द्वितीयक प्रदूषक हैं। कैसे प्रदूषक, द्वितीयक। जब हम प्रदूषक पढ़ते हैं आपका, तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, इनकी बात करते हैं हम। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, गुणात्मक, मात्रात्मक, जैव निम्नीकृत, अजैव निम्नीकृत, ठीक है। और हम किसकी बात करते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। ये सब आप पढ़ेंगे जब आप क्वेश्चंस करते रहेंगे। मेरे सामने भी क्वेश्चन आएगा तो मैं बताता रहूंगा आपको। आंसर विल बी सी आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास प्यारे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आपसे पूछेगा दवाओं में को उनके प्राथमिक क्रियाशीलता वर्ग में सम्मिलित कीजिएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को आपको कुछ नहीं करना, जो सबसे अच्छा आप पे आता है उसको करो पहले। तो आपको होता है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के रूप में यूज किया जाता है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के रूप में यूज किया जाता है, याद रखेंगे हम। पैराचो नोवलगीन, ये हम किसके आपका, ये हम पीड़ाहारी और एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक या एनाल्जेसिक के रूप में यूज करते हैं। क्लोरोक्यून, ये पैराचो बहुत समय से हम पहले से यूज कर रहे हैं आपका। क्यूनेन, क्यूनेन का इस्तेमाल मलेरिया के रूप में करते हैं, मलेरिया की दवाई होती है। और ऑक्सीटोसिन प्यारे, ये क्या होगा, ये बर्थ हार्मोन भी होता है, ये बर्थ हार्मोन भी होता है प्यारे। मम्मी को जो सबसे पहले प्रेम होता है वो किससे होता है, बच्चे से होता है। लव हार्मोन भी कहते हैं इसको, लव हार्मोन भी कहते हैं, बर्थ हार्मोन। इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। मिल्क इजेक्टिंग, मिल्क का इजेक्शन यही कराएगा, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क का उत्सर्जन यही कराता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी इसको कहते हैं। यार यही हार्मोन होता है, ये लेबर पेन भी कॉज कराता है। तो आंसर क्या हो जाएगा पैचे, आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, 20 का आंसर हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास पैचे, बेजीव जो पादप जंतुओं के मृत शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल में बदल देते हैं। तो पैचे अपघटक होते हैं, अपघटक होते हैं। ये क्या होंगे, अपघटक, ये अपघटक होते हैं। ये क्या होंगे, अपघटक। उत्पादक कौन होंगे, उत्पादक कौन होंगे पैचे, उत्पादक होते हैं कौन आपका, आप जानते हैं पौधे वगैरह उत्पादक होते हैं, पौधे। जो उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर, ये क्या होंगे, जंतु होते हैं, जंतु। प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं, बाकी को मांसाहारी कहते हैं। और जब ये मर जाते हैं ना, उनको डिग्रेड करने के लिए कौन आते हैं आपका, डीकम्पोजर्स आते हैं। ये क्या होंगे, डीकम्पोजर्स, ये डीकम्पोजर्स होते हैं, अपघटक होते हैं, डीकम्पोजर्स। सी विल बी द आंसर, सारे बच्चे आंसर करेंगे सी। नेक्स्ट है हमारे पास प्यारे बच्चे, अगर 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपका, ठीक है, जब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं, तो प्यारे क्या आएगा आंसर आपका, कैलकुलेट करके आप जब देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सोमवार। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस काफी बार आपने किए हैं आपका, तो आंसर हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। तो आंसर विल भी हो जाएगा सोमवार, बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, आपकी श्रृंखला दी हुई है, आपका श्रृंखला को जब आप सॉल्व करते हैं आपका 1, 8, 27, 64 और क्या होगा प्याचो 125 की n पदों की का समांतर माध्य क्या है आपका, बताएं जल्दी से, आप सारे बच्चे आंसर देंगे। क्या हो जाएगा प्याचो आपका, तो आप जब समांतर मध्य देखेंगे इसका, तो कितना आएगा आपका, बी आ जाएगा। सॉल्व करके आ जाएगा आपका, सॉल्व, क्योंकि मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए मुझे आंसर डायरेक्ट पता है। आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा, यस। नेक्स्ट है हमारे पास प्याचो, नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु की कीमतों में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यदि ग्राहक समान राशि से 6 कम वस्तुएं खरीद पाता है, तो पहले वह कितनी वस्तुएं खरीद सकता था आपका। तो आप ये क्वेश्चन भी बड़ी इजी तरीके से कर देंगे, इसमें भी कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो पहले पैसे कितनी वस्तुएं खरीदता था वो आपका 36, कितना होगा 36। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपसे पूछेगा यदि x + 1/x = 4, तो x³ +
1/x³ का मान क्या होगा। तो जब आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, मान कितना हो जाएगा, तो याद रखेंगे मान हो जाएगा कितना आपका 52, यही आ रहा है आपका 52। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास ए, जो बी का अनुपात है वो 3:4 है आपका, बी और सी का कितना है 2:5 है आपका, तो ए बी सी का क्या होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चे इसका आंसर भी आ जाएगा आपका सी आंसर, सी आंसर, यही आंसर आ रहा होगा आपका। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। आपसे पूछेगा फाइंड द एरर गिवन द स्टेटमेंट नाइदर जॉन नोर हिज फ्रेंड इज अटेंडिंग। तो प्यारे याद रखना इज नहीं आएगा, आर अटेंडिंग आएगा, आर अटेंडिंग क्या आएगा प्यारे, आर अटेंडिंग द पार्टी। तो यहां पर क्या आएगा, इज अटेंडिंग गलत प्यारे आपका सेंटेंस है आपका, तो क्या होगा आर अटेंडिंग। नेक्स्ट है हमारे पास प्यारे, नेक्स्ट है हमारे पास आंसर करेंगे निम्न में से किस मराठा पेशवा ने सर देशमुख वसूली को मजबूत किया था आपका, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, चिमाजी अप्पा, मदन मोहन। तो सारे बच्चे बताएंगे कौन थे, कौन थे, आंसर बताएंगे कौन थे। यस बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ थे प्यारे, लगभग ये 1713 से कब तक रहे आपका, 1720 तक रहे आपका बालाजी विश्वनाथ। बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर करेंगे आप कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। राजकोषीय नीति का संचालन केंद्रीय बैंक, जो केंद्रीय बैंक नहीं करता है आपका, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है, ये गलत है। अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति से निपटने के लिए सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कर सकती है, जो राजकोषीय नीति का एक उदाहरण है, ठीक है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को रेपो रेट में वृद्धि कर देते हैं, ये भी ठीक है। तो प्यारे पहले को छोड़कर बाकी दोनों ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी आंसर, 29 का बी, यही आ रहा है आपका 29 का बी। जल्दी से आंसर देंगे। आप समझेगा एक समुदाय के दीर्घकालीन संपत्ति संचय का लेखा किसके पास होता है, तो किसके पास होता है, नेशनल इनकम के पास होता है, नेशनल वेल्थ के पास होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद के पास होता है, संचयी पूंजी निर्माण के पास होता है। 30 का आंसर बताएंगे, 30 का आंसर क्या होगा, तो किसके पास होता है, राष्ट्रीय संपत्ति, नेशनल वेल्थ के पास होता है, राष्ट्रीय संपत्ति के पास होता है, राष्ट्रीय संपत्ति, आंसर बिल्कुल हो जाएगा बी आंसर। 30 में से कितने सही हैं आपके, इस 30 में से आपके कितने सही हैं जल्दी से बताएं। नेक्स्ट है हमारे पास प्यारे, नेक्स्ट है हमारे पास खुले बाजार का संचालन के तहत आरबीआई यदि सरकारी प्रतिभूतियों जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं बेचता है तो इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताएंगे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा बढ़ती है, बाजार में तरलता कम होती है, सरकार का ऋण घटता है, ब्याज दरें स्वतः गिर जाती हैं। ए बी सी डी आंसर बताएंगे, ए बी सी डी क्या हो जाएगा, यस बाजार में तरलता कम हो जाती है, आंसर बिल्कुल हो जाएगा बी आंसर, बिल्कुल सही बता रहे हैं आपका आंसर बिल बी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास आपसे भारत में नोट निर्गमन प्रणाली किस सिद्धांत पे आधारित है आपका, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पे, अनुपातिक रिजर्व प्रणाली पे, मुद्रा बोर्ड प्रणाली पे, पूर्णतः स्वर्ण भंडार प्रणाली पे, बताएंगे आप। 32 का क्या हो जाएगा आपका, तो प्यारे ये किस पे आधारित है आपका, ये आधारित है आपका न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पे आधारित है, तो यहां पर हो जाएगा 32 का ए, 32 का ए हो जाएगा, सारे बच्चे आंसर करेंगे 32 का ए। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र में है आपका, बैंकिंग सुधार में है आपका, बीमा क्षेत्र सुधार में, कर सुधार में, पूंजी बाजार नियमन में है। तो प्यारे याद रखना बीमा सुधार, बीमा क्षेत्र सुधार में, बीमा क्षेत्र सुधार। तो प्यारे ये आपने क्वेश्चंस किए और मुझे लगता है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर ठीक होंगे। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हर क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, आपको हर प्रकार से तैयार कराया जा रहा है यहाँ पर। और इस बार हमारी उम्मीद है कि टॉप 100 में से 100 के 100 बच्चे हमारे बच्चे हों, आपके बीच में से हों। मेहनत करते रहे, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही प्यारे बच्चे आपके अंदर निखार आएगा। इसी के साथ खान ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म आपसे यहाँ पर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ यहाँ पर हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। आया बच्चा अगला देखें, पृथ्वी पर वैसे स्थान जहां वर्षा कम और तापमान उच्च होता हो वहां निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो देखिए जरा, जेरोफाइटिक वनस्पति होती है, उष्णकटिबंधीय वनस्पति होती है, या टैगा वनस्पति होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कह रहे हैं, ऐसी जगह जहां वर्षा कम हो
जहां तापमान ऊंचा हो, यानी एक तो बारिश कम हो रही तो नमी नहीं, और तापमान तेज यानी कि और शुष्क। तो जब तापमान तेज होगा, बारिश नहीं होगी, तो जो पत्ते हैं वे खुद को कांटे में बदल लेते हैं, तो ककरीले बन जाते हैं। कहते ना झाड़ है ना, झाकड़ है, झाड़ियां हैं, ऐसे जंगल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि कांटों को पानी की बहुत आवश्यकता नहीं होती। पत्ता बड़ा होगा तो उसको हरा भरा रखने में पानी की आवश्यकता होगी, पर बारिश तो कम हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, झाड़ियां बन गई, सारी कांटे बन गए। और जो झाड़ियां वाला वन होता है उसे जेरोफाइटिक वनस्पति में रखा जाता है। उष्णकटिबंधीय की बात करें तो उष्णकटिबंधीय ये भूमध्य सागर के आसपास मिलेंगे, यहाँ सदाबहार वन हो जाते हैं। क्यों? गर्मी ज्यादा तो भाप बनेगी, भाप बनेगी तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो बारिश होगी, यानी यहाँ तो ककड़ी का सीन ही नहीं है, और ये कह रहे हैं कि बारिश कम है। तो पहला वाला जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम वर्षा का जंगल। टैगा वनस्पति की बात करें तो ये ठंडक में होंगी। जो शंकुधारी पेड़ होते हैं ना, शंकुधारी ऐसे साल के पेड़ आप देखोगे ऐसे कर इस तरीके से, है ना, तो वो शंकुधारी वन हो गए, तो वो ठंडे में होते हैं। जैसे आप मसूरी और क्या कहते हैं मनाली वगैरह जाना तो आपको लंबे लंबे पेड़ मिलेंगे। शंकुधारी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बर्फ गिरती है ना, तो ये अपना आकार ऐसा कर लेते हैं ताकि जब बर्फ गिरे तो पेड़ों पर न लदी रहे, वरना पेड़ के पत्ते झुक जाएंगे, ऐसे डाले झुक जाएंगी, और ऐसी आकृति होगी तो सारी बर्फ फिसल कर नीचे गिर जाएगी। इसलिए जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पर शंकुधारी पेड़ ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, आओ अगला देखे क्या है। मानसून के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण में वृद्धि का कौन सा प्रमुख कारण माना जाता है? तो यहां देखो उसने हमको स्थिति दी है क्या, कि मानसून के बाद की स्थिति है और प्रमुख कारण चुनना है। तो घरेलू ईंधन, तो ये तो मानसून हो ना हो बराबर ही चलता है। औद्योगिक उत्सर्जन, तो चाहे मानसून हो या ना हो, वो तो मानसून से पहले भी कर रहा उत्सर्जित और मानसून के बाद भी, स्पेशल तो कुछ है नहीं। वाहनों का धुआं तो मानसून से पहले भी है, मानसून में भी है, मानसून के बाद भी है। जो पराली है, तो मानसून के बाद जब सितंबर अक्टूबर आता है तो खरीफ की फसल काटी जाती है, क्योंकि मानसून की शुरुआत में बो दी और सितंबर अक्टूबर में कटेगी। तो कटने के बाद जो नीचे उनकी झाड़ियां सी रह जाती हैं उनमें आग लगा देते हैं, उसे कहते हैं पराली। तो पराली जब जलती है, और ये जलती स्पेशली हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की साइड में, तो इनका धुआं फिर दिल्ली में आता है। तो पराली जलाना ये प्रमुख कारण है। तो मानसून के बाद दिल्ली में जो वायु प्रदूषण होता है ना, उसका प्रमुख कारण है पराली का जलाना। ठीक है, आओ अगला देखें। किस संधि के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिले? इलाहाबाद की संधि, बक्सर की संधि, प्लासी समझौता या अमृतसर की संधि? चल, तो मिंटो के साथ में रणजीत सिंह जी थे, उनके साथ अमृतसर की संधि हुई थी, और बाकी अपन अभी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो देखिए जरा, जो ये बंगाल और बिहार है ना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जब ये तीनों क्षेत्र मिल जाते थे ना, ये तीनों क्षेत्र मिल जाते थे, तो इन्हें संयुक्त रूप से बंगाल के नाम से जाना जाता था, बंगाल के नाम से। और बंगाल जो है इसमें ड्यूअल गवर्नमेंट रॉबर्ट क्लाइव लेकर के आया। और रॉबर्ट क्लाइव लाया कैसे? तो सबसे पहले हुआ यहाँ पर काल कोठरी की घटना, सिराजुद्दौला के समय, है ना। तो काल कोठरी की घटना घट गई 20 जून 1756 को। तो हम अभी क्रम से बता देते हैं आपको सारा, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो 1756 में 20 जून 1756 में काल कोठरी की घटना घटी। काल कोठरी, अच्छा, काल कोठरी की घटना क्यों घट गई थी? क्योंकि सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने विलियम फोर्ट का जो काम चल रहा था उसको रोकने को कहा, लेकिन लोग रुके नहीं, इसलिए उन्होंने एक कमरे में 140 लोगों को बंद कर दिया। और सुबह सुबह जब दरवाजा खोला गया तो 123 लोग टपक गए, बचे केवल 23। उसमें से एक व्यक्ति बचा जिसका नाम था हॉलवेल, और यही हॉलवेल जाएगा मद्रास, जहां रॉबर्ट क्लाइव बैठा है। और मद्रास जाकर के, सॉरी, और मद्रास जाकर के ये पूरी घटना सुनाएगा कि काल कोठरी की घटना, मतलब कि एक कमरे के अंदर सिराजुद्दौला ने 140 लोगों को बंद किया, जिसमें 123 लोग मर गए। इसमें से जो एक अफसर थे ड्रैक, वो भाग करके फुल्टा द्वीप में छुप गए थे अपने परिवार के साथ में। जब ये घटना घटी तो नाराज हुआ बड़ा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव आया
पश्चिम बंगाल की ओर और उसने सिराजुद्दौला को हराया। और सिराजुद्दौला के साथ 1757 फरवरी में एक संधि कर ली जिसे अलीनगर की संधि कहते हैं। अलीनगर की संधि, ठीक है। और अलीनगर की संधि में तय हुआ कि ये दोनों आपस में लड़ेंगे नहीं और दुश्मन को सपोर्ट भी नहीं करेंगे। लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने संधि तोड़ दी क्योंकि उन्होंने फ्रांसीसियों के ऊपर अटैक कर दिया, तो संधि टूटी। जब संधि टूटी 9 फरवरी को ये संधि हुई थी, तो संधि टूटने के बाद में 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी नाम की जगह पश्चिम बंगाल में पड़ती है। प्लासी का युद्ध, इसमें सिराजुद्दौला हारा, सिराजुद्दौला की हत्या फिर आगे जाकर के जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे ना मीर जाफर, उनके बेटे थे मीर मरीन, उन्होंने कर दी थी। तो जो मीर जाफर है उसने अंग्रेजों को सपोर्ट कर दिया था इस युद्ध में, इसीलिए अंग्रेज हरा पाए सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला जब हारा, गद्दी से हटा, तो मीर जाफर गद्दी पर बैठा। मीर जाफर के बाद में मीर कासिम गद्दी पर बैठा। मीर जाफर के भी कुछ कामों से नाराज हो गए थे अंग्रेज, इसलिए मीर जाफर के बाद मीर कासिम आया। जब मीर कासिम गद्दी पर बैठा तो मीर कासिम ने अपना जो क्या कहते हैं काम धाम है पूरा शिफ्ट कर लिया मुंगेर। तो मुर्शिदाबाद से पश्चिम बंगाल में पड़ता है, कहाँ पहुंचा? मुंगेर पहुंच गया बिहार में। वहीं तोप खाने बनाने लगा, किलेबंदी करवाने लग गया। और तो और इसने दस्तक फरमान जारी किया, यानी कि 2 वर्ष के लिए व्यापार टैक्स समाप्त। इससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ। वो चोरी कर रहे थे व्यापार टैक्स की, लेकिन वो बंदी कर दिया तो चोरी नहीं कर पाए। इससे अंग्रेज बड़े नाराज हुए। तो मीर कासिम को उन्होंने जो नवाब का पद दिया था वो वापस ले लिया, नवाब के पद से हटा दिया। इस बात से मीर कासिम नाराज हुआ। हालांकि 1763 में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच पहले एक युद्ध हो गया था, जिसे गिरिया का युद्ध कहते हैं। गिरिया का युद्ध अलवर्दी खान ने भी करा था, जिसमें सरफराज को मार दिया था। और गिरिया का युद्ध अंग्रेज लड़ेंगे किससे? मीर कासिम से। मीर कासिम को भी हरा देंगे। इस बात का बदला लेने के लिए मीर कासिम अपनी टीम जोड़ने लगेगा और मीर कासिम कहेगा किससे? आलम शाह द्वितीय से, आलम शाह द्वितीय से कि हमारी मदद करो, और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से, शुजा-उद-दौला से। और कौन मदद मांग रहा है? कासिम मदद मांग रहा है, मीर कासिम। मीर कासिम, ये तीनों लोग मिल जाएंगे और फिर ये अटैक कर देंगे अंग्रेजों के ऊपर। अंग्रेज, और अंग्रेज की ओर से कौन है? हेक्टर मुनरो है। हेक्टर मुनरो है। यहां पर आपका पूरा बंगाल रिवीजन हो जाएगा इसमें। तो यहां एक युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 में, 1764 में। तो यहां पर 1764 में युद्ध होता है। इस युद्ध को कहा जाता है बक्सर का युद्ध, क्योंकि बक्सर में हुआ। ये जो बक्सर का युद्ध हुआ इसमें अंग्रेज जीते और ये तीनों के तीनों हार गए थे। इसी का फायदा उठाया रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर युद्ध, इसका फायदा उठाया रॉबर्ट क्लाइव ने और 12 अगस्त और 16 अगस्त को 2 संधियां की। तो पहली संधि इलाहाबाद की पहली संधि, ठीक है। तो इलाहाबाद की पहली संधि ये आलम शाह द्वितीय के साथ में हुई थी। तो आलम शाह द्वितीय के साथ हुई। और दूसरी संधि जो है ये 16 अगस्त को हुई थी। इलाहाबाद की दूसरी संधि कहलाती है। ये हुई थी शुजा-उद-दौला के साथ में, जिसमें इनको जुर्माना देना पड़ा और उसके बाद इन्हें अवध मिला। और मीर कासिम को तो पद से हटा ही दिया और जुर्माना भी लगा। ये जो इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी 12 अगस्त में ना, तो 12 अगस्त 1765 में पहली संधि हुई। तो शाह आलम से अंग्रेजों ने दीवानी और निजामत ये दोनों क्षेत्र ले लिए थे। दीवानी मतलब राजस्व विभाग है ना, जो वित्त मंत्रालय है वो समझ लो। और निजामत यानी कि कानून विभाग। तो अंग्रेजों ने कानून और राजस्व पर अपना कब्जा कर लिया, जबकि नवाब को क्या दिया? प्रशासन संभालने का काम, एडमिनिस्ट्रेशन दिया उसको। और यहीं से शुरू हुई डुअल गवर्नमेंट। तो 1765 में डुअल गवर्नमेंट यानी द्वैध शासन शुरू हुआ, जिसे 1772 में वॉरेन हेस्टिंग आएगा तब समाप्त करेगा। तो यहाँ देखिए दीवानी जो है वह इलाहाबाद की संधि के तहत लिया था। और लगे हाथ हमने आपको रिवाइज भी करा दिया कि बंगाल में कौन कौन से युद्ध हुए
और कौन कौन सी संधियां हुई थी। चले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, तो देखिए जरा, ISFR के अनुसार स्क्रब किस प्रकार के क्षेत्र को कहा जाता है। तो जो ISFR है वो फॉरेस्ट रिपोर्ट जनरेट करता है और बताता है कि कौन सा फॉरेस्ट किस कैटेगरी में आता है। स्क्रब का मतलब ही होता है झाड़ियां बच्चा, और झाड़ियां वहां उगती हैं जहां बारिश कम होती है, बारिश कम होती है। और भारत एक मानसूनी क्षेत्र है, मानसूनी जलवायु रखता है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में झाड़ी देखने को मिलती है, तो बहुत कम मात्रा में जो झाड़ी वाला जंगल है वो देखने को मिलता है। ज्यादातर भारत के अंदर मानसूनी जो वन है वो देखने को मिलते हैं, जैसे सदाबहार वन भी कहते हैं, ये क्षेत्र ज्यादा है अपने यहाँ पर। तो 10 से 20% वृक्षावरण यानी कि ऐसे क्षेत्र स्क्रब कहलाते हैं, ठीक है, जो 10 से 20% झाड़ियों से घिरे होते हैं, उन्हें स्क्रब कहा जाता है। ठीक है, आओ अगला देखें क्या है। रेड इंडियंस किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। अफ्रीका में, यूरोप में, उत्तर अमेरिका में और दक्षिण अमेरिका में। तो रेड इंडियंस किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, ये कहानी जुड़ी है 1492 से, जब पुर्तगाल में पुनर्जागरण चल रहा था, यानी कि यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था। तो पुर्तगाल में बार्थोलोमे डियाज नाम का एक व्यक्ति हुआ जो 1487 में सबसे पहले भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज करने निकला, लेकिन वह समुद्री मार्ग खोज ही नहीं पाया। अगर हम यहां पर अफ्रीका का थोड़ा सा मैप देखें तो यही इसके ऊपर ही हमें पुर्तगाल मिलेगा। यहां से 1487 में एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था बार्थोलोमे डियाज, लेकिन ये उत्तर महाद्वीप के आगे नहीं गया क्योंकि इसके आगे इतना धुंध था, उसे रास्ता समझ नहीं आया, ये वापस पहुंचा। इसके बाद इटली के एक नाविक थे, यात्री, जिनका नाम था कोलंबस। तो कोलंबस ने कहा पुर्तगाल के राजा से कि हमें सहायता करो, तो हम भारत के लिए रास्ता खोजना चाहेंगे, पर पुर्तगाल के राजा ने सपोर्ट नहीं किया। स्पेन के जो राजा थे उन्होंने इनको सपोर्ट किया, तो स्पेन के राजा रानी ने सपोर्ट करा। तो 1492 में ये भारत की खोज करने के लिए निकले। अब भाई साहब को आना तो इधर था, लेकिन भाई साहब चले इधर गए और यहाँ पहुंचे उत्तर अमेरिका में। उत्तर अमेरिका, वहां जाकर के इन्हें लगा कि ये भारत में आ गए हैं, और वहां के लोग गोरे चिट्टे लाल जैसे एकदम, उनके गाल टमाटर जैसे लाल। तो उन्होंने कहा ये तो रेड इंडियन है। बाद में उन्होंने कहा भैया हम रेड इंडियन नहीं है, हम अमेरिकन हैं। तो उत्तर अमेरिका की खोज कर दी थी 1492 में कोलंबस ने, ठीक है, कोलंबस ने। उसके बाद 1498 में, 98 में क्या, 1497 में निकलेगा, 1498 में भारत पहुंचेगा, जिसका नाम है वास्को डी गामा, और उसने समुद्री मार्ग की खोज करी जिसे कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है। और वो उतरेगा कहाँ, तो भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरेगा, जो केरल में पड़ता है, और केरल में ही कोच्चि पड़ता है। इसीलिए तो पुर्तगालियों ने पहली राजधानी अपनी कोच्चि में बनाई, वहीं सबसे पहले अपनी फैक्ट्री भी लगाई थी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उत्तर अमेरिका करेक्ट आंसर होगा। आए अगला देखते हैं बच्चा। हाँ, क्या प्रश्न है भाई, विश्व की पवन प्रणालियों के संदर्भ में सही कथन पहचाने। ठीक है, पहचान लेंगे। ट्रेड विंड उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने विंड्स पढ़ी होंगी तो ट्रेड विंड जो है भूमध्य रेखा जो पड़ती है, एक सेकेंड मैं लाइन खींच दूं यहां पर, चले, तो यहां पर क्या पड़ जाती है, यहां पर निम्न वायुदाब पेटी बन जाती है। यहां पर क्या बनती है, सॉरी निम्न कह रहे हैं, उच्च वायुदाब पेटी बन जाती है, यानी कि गर्म क्षेत्र होगा यहां पर, है ना। अब जो ठंडा इलाका है वहां से ये हवाएं चलना शुरू करती हैं। ठीक है, वहां से हवाएं चलना शुरू करती हैं, और क्या कह रहे हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। तो बिल्कुल सही बात है। ये आपको कैसे देखने को मिलेंगी, पूर्व से पश्चिम की ओर देखने को मिलेंगी। अच्छा, ये पूरा ट्रेड विंड जब आप पढ़ोगे कभी ज्योग्राफी में हमारे साथ, या पढ़ा होगा टीचर के साथ, तो पढ़ा होगा। तो ट्रेड विंड चला करती हैं, तो पहली वाली बात तो एकदम सही है। दूसरा देखें, वेस्टर्ली पवनें मध्य अक्षांशों में बहती हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात है। जो वेस्टर्ली पवनें हैं वह मध्य अक्षांशों में बहती हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है
मध्य अक्षांश कहलाता है। और इन्हीं क्षेत्रों में हमें क्या देखने को मिलता है, इन्हीं क्षेत्रों में हमें वेस्टर्ली देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, वेस्टर्ली देखने को। इन्हें वेस्टर्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि वेस्ट साइड से चलती हैं, यानी कि पछुआ पवनें। अब देखिए तीसरा, ध्रुवीय पवनें उप उष्णकटिबंधीय उच्च दाब से उत्पन्न होती हैं। नहीं, ध्रुवीय पवनें जो है वह यहां से उत्पन्न होंगी। इसको उप उष्णकटिबंधीय कहने की आवश्यकता नहीं है, इसको ध्रुवीय कहा जाता है, इसको उपध्रुवीय। तो पवनें ध्रुव की ओर से आएंगी, ना कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से। ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा हमारा क्या है, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आए अगला देखें। मुंबई पत्तन पर दबाव कम करने के लिए विकसित किया गया पत्तन कौन सा है? कांडला है, नवाशोवा है, कोची है, मर्मोगांव है। तो भैया कोची केरल, कांडला गुजरात, नवाशोवा मुंबई के पास, मर्मोगांव गोवा के साइड। तो इसको जवाहरलाल बंदरगाह भी कहते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है ताकि मुंबई के जो बंदरगाह पर ज्यादा पानी के जहाज आकर रोकते हैं, वहां ट्रैफिक ज्यादा होता है, तो उसको मैनेज किया जा सके। आए अगला देखें। कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है? तो कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो भैया कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु यानी कि सर्दी में वर्षा क्यों होती है? उत्तर पूर्व मानसून की वजह से, चक्रवात की वजह से, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, या पास खेल की वजह से। तो देखे जरा, अगर हम यहाँ पर कोशिश करें कोरोमंडल तट देखने की, तो कहां पड़ेगा? ये वाला क्षेत्र कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट है और कोरोमंडल तट पर सर्दी में अंतिम वर्षा होती है। तो तमिलनाडु में सर्दी की अंतिम वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि जब उत्तर पूर्व से हवाएं आती हैं, वह बंगाल की खाड़ी से थोड़ी नमी उठा लेती है, पर बहुत ज्यादा नहीं होती, और फिर वो आकर के यहाँ पर बारिश करती हैं। तो उत्तर पूर्व दिशा से जो मानसून आएगा उससे बारिश होती है। इसको इंग्लिश में रिट्रीट मानसून भी कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ में भी सर्दी में बारिश होती है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ बच्चा जो है वह भूमध्य सागर की ओर से आता है, तो वो बारिश करता है उत्तर की ओर, ना कि दक्षिण में। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न देखें क्या है। महाद्वीपीय मरुस्थलों के संबंध में सही कथन चुने। ठीक है, चुन लेंगे, क्या दिक्कत है? गोबी मरुस्थल रेन शैडो के कारण बना है, सही बात है। हिमालय और अल्ताई जो पर्वतन के बीच में आता है, तो रेनी शैडो रीजन है, इसकी वजह से ये वहां क्या एक शुष्क मरुस्थल बन गया है। आटाकामा मरुस्थल ठंडी पेरू धारा के कारण बना है, बिल्कुल। कालाहारी मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र के कारण बना है, ये भी सही है। कालाहारी को कालाहाटी भी बोलते हैं, है ना, और ये भी उपोष्ण उच्च दाब के कारण बना है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन हमें क्या लग रहे हैं? सही लग रहे हैं। तो 1 2 3 तीनों ही क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। आए, भारत में जनसंख्या विस्फोट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधि जिम्मेदार है? जनसंख्या विस्फोट यानी कि जनसंख्या ग्रो हुई। तो 1951 के बाद में पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह, हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उन पर काम किया गया, सुधार किया गया, तो जो बच्चों की मृत्यु दर थी वो थोड़ी थम गई, थमेगी, इसका मतलब जनसंख्या बढ़ेगी। तो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, इसलिए 1951 से लेकर के 1981 का जो टाइम पीरियड है उसे जनसंख्या विस्फोटक काल के नाम से भी जाना जाता है। आए अगला देखते हैं, प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास के लिए एक पुश फैक्टर है? यानी हमें बताना कि इनमें से कौन सा कारण है जिस वजह से जो ग्रामीण लोग हैं वे शहर की ओर प्रवास करते हैं। तो शहरी क्षेत्र में उच्च वेतन दरें हैं इसलिए जा रहे हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं हैं इसलिए जा रहे हैं, या बेहतर शिक्षा के अवसर हैं शहर में इसलिए जा रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में मनोरंजन की उपलब्धता है। तो देखो मनोरंजन का तो कोई लेना देना देखो है नहीं, तो ये पॉइंट तो हट ही गया। अब तीनों पॉइंट देखते हैं जो ऊपर दिख रहे हैं। तो शहरी क्षेत्रों में उच्च वेतन दरें, लेकिन दर ज्यादा है तो महंगाई भी तो ज्यादा है, इन्फ्लेशन भी तो ज्यादा है। अगर वो 100 रुपए कमा रहे हैं तो 100 रुपए चलाएंगे भी तो उसी शहर में, ऐसा थोड़ी कि वहां कमा करके गांव चलाने आएंगे, या रह रहे मुंबई में है लेकिन राशन खरीदने गांव जाते अपने। तो जो रेट अगर ज्यादा मिल रहा है तो वो पे भी तो ज्यादा करते हैं, तो ये इनके लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं हो पाता। बेहतर शिक्षा की बात करें तो जो ग्रामीण लोग हैं
उनमें से केवल 20% लोग होंगे, 10 से 20, जो शिक्षा के लिए बाहर प्रवास करते हैं, जबकि ज्यादातर लोग प्रवास करते हैं कि हम अपना जीवन यापन अच्छा जी सकें। अब अपने पास बिंदु आता है ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये बात सही है, हम भी जिस जगह बिलोंग करते हैं, गांव से बहुत सारे लोग आते हैं दवाई लेने, क्यों? क्योंकि गांव में हॉस्पिटल ही नहीं है, छोटे मोटे डॉक्टर हैं, पर बीमार तो सारे होंगे, है ना, बीमार तो सारे, शिक्षा हो ना हो, सैलरी ज्यादा हो ना हो, पर बीमार तो होंगे। तो सबसे बड़ा पुश फैक्टर जो है वो यही है कि गांव में स्वास्थ्य देखभाल नहीं है, इस वजह से लोग शहर जाना प्रेफर करते हैं कि एटलीस्ट बीमार दुखी होंगे तो हम जल्दी से अस्पताल तो जा पाएंगे। चल अगला देखें, विश्व के घास स्थल के बारे में सही कथन चुन लेंगे। तो प्रेरीज उत्तर अमेरिका में पाई जाती है, बिल्कुल। पंपास दक्षिण अमेरिका में पाई जाता है, हाँ बिल्कुल। स्टेपी दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, नहीं, गलत है, क्योंकि स्टेपी जो है ये यूरेशिया का हिस्सा में आता है और दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट आता है। तो यहाँ पर ये दोनों बात तो सही है, ये वाली बात तो गलत हो गई। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट। हम आपको थोड़ा मैप दिखाते हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा लोकेशन, किस जगह पर कौन से घास के मैदान है। तो घास के मैदान बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक टेम्परेट होते हैं और एक ट्रॉपिकल होते हैं। ट्रॉपिकल को सवाना भी कहते हैं। ट्रॉपिकल मतलब थोड़े गर्म क्षेत्र में आते हैं, ट्रॉपिकल जोन में आते हैं, ठीक है। आए तो यहाँ पर जो डार्क ग्रीन से दिख रहे हैं वे ट्रॉपिकल में है, जो हल्के हैं, ठीक है, हल्के वाले हम रेड से कर देते हैं, जैसे ये वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला हो गया, ये ठंडे क्षेत्र के हैं, इन्हें टेम्परेट बोलते हैं। ये हो गया, ये ठंडे में है, ये ठंडे में है, ये पूरा स्टेपी। तो देखो अभी क्या दे रहा था ऑप्शन में कि स्टेपी दक्षिण अफ्रीका में है, अफ्रीका में नहीं, स्टेपी यूरेशिया में पड़ता है बेटा, है ना। यहाँ देखें डाउन, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो हम कुछ नाम यहाँ दिखाते ताकि आप एक बार देख पाए। तो जो मैंने रेड कर दिए ये सारे ठंडे इलाके वाले हैं, ठीक है। चले जी भाई, शीतोष्ण घास के मैदान है। तो अगर हम उत्तर अमेरिका में बात करें तो प्रेरी यहां देखने को मिलता है और ये भी ठंडा वाले इलाके में आता है। अब हम बात करें दक्षिण अमेरिका में तो पंपास ये भी ठंडे वाले इलाके में आता है। अब सेंटर में आ जाए तो ये तो लॉजिक है कि यहां से हमारी क्या निकलेगी, यहां से हम देखेंगे भूमध्य रेखा जा रही है, तो सीधी बात है गर्मी वाला इलाका तो रहेगा, है ना। चल तो यहां देखें लानोश, ठीक है। और नीचे चले आएंगे तो कंपास इसको बोला जाता है, अच्छे से हम लाल ना करें, है ना। तो ठंडे वाले जो है ना हम उन्हें नीले से कर देते हैं, नीला कलर दिखेगा कि नहीं दिखेगा पता नहीं, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये लानोश, इसे कंपास बोला जाता है, ये भी ठंडा है। तो जो ब्लैक वाले हैं वो ठंडे हैं। आज जो अफ्रीका की ओर चले आते हैं सबसे नीचे, तो मैंने कहा ना अफ्रीका में पड़ता है बेल्ट नाम का घास का मैदान, ठीक है। पर मैंने यहाँ पर कलर दूसरा ले लिया, 1 सेकेंड, हाँ अभी ठीक है ना। तो जो लाल वाला है वो एक्चुअल में ठंडे को दर्शा रहा है, काला वाला जो है ये थोड़ा सा सवाना को दर्शाएंगे। तो इतना बड़ा जो आप मैदान देख रहे हो इसे कहा जाता है, इसका नाम ही है अफ्रीकन सवाना, ठीक है। आ जाते हैं जरा इधर ऑस्ट्रेलिया में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला हिस्सा देखोगे इसे ऑस्ट्रेलियाई सवाना कहते हैं। नीचे देखोगे तो यहाँ पे डाउन्स मिलेगा, डाउन्स मैदान। यूरेशिया में थोड़ा नजर मारे तो देखें यूरेशिया में आपको एक पुस्ताज मिलेगा, ये तो बड़ा सा फैला हुआ है, इसे स्टेपी कहते हैं। और ये यहां देखोगे मंचूरिया इसका नाम है, मंचूरिया। तो वैसे भी मंचूरियन चाइनीज डिश होती ना, तो चाइना के उत्तरी क्षेत्र में देखोगे तो मंचूरिया। तो हमने मैप पर थोड़ा सा एक इमेज डाली ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस जगह कौन से घास के मैदान है। आइए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न क्या है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। सदाबहार वन यानी पानी ज्यादा होना चाहिए तभी तो सदाबहार रहेंगे। आओ देखें, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान, है ना। अब सोच के देखना, पश्चिमी घाट, तो अगर हम यहां पर भारत का पश्चिमी घाट बनाए और यहां घाट बनेगा इस तरीके से, तो इसका पूर्वी ढलान किधर आएगा, ये वाला ऐसा पूर्वी ढलान।
तो इधर तो पानी बरसेगा नहीं, क्योंकि अगर यहां से मानसून उठा तो सारा बारिश तो इधर की साइड ही हो जाएगा ना, यानी कि पश्चिमी ढलान पर। अगर हम इसकी ऐसी ढलान देखें तो ये पश्चिमी ढलान हुई, ये पूर्वी ढलान हुई, तो पूर्वी ढलान तो छाया वृष्टि क्षेत्र में आएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र में, तो पानी तो जाएगा नहीं। मतलब पहली वाली बात तो गलत हो गई कि जो पश्चिमी घाट है ना, इसकी पूर्वी ढलान में सदाबहार वन नहीं हो सकते, क्योंकि वहां बारिश ही नहीं जा रही है ना। सदाबहार वन इस साइड मिलेंगे क्योंकि इस साइड बारिश हो रही है। दूसरा देखे क्या है, उत्तर पूर्वी भारत के उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और देखें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, हाँ ये वाली बात भी सही है। और कोरोमंडल तट पर, तो कोरोमंडल तट यहां पड़ेगा और यहां ज्यादा बारिश आ नहीं पाती, तो यहां पर सदाबहार वन हो नहीं सकते। तो मैं अब देखना क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं। तो पहला वाला अपना है नहीं है, पहला अपना क्या हो गया, गलत हो गया। ये वाला भी अपना गलत हो गया, ये सही है, ये सही है, यानी कि 2 और 3 ढूंढो तो इसमें है ये रहा, तो 2 और 3 अपना ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखें, भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन ज्वारीय पत्तन का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी कि हमें एक ऐसा पत्तन बताना है जो ज्वार भाटा पर ज्यादा डिपेंड करता है। मुंबई की बात करें, प्राकृतिक है और गहराई भी काफी है, तो ज्वार का सीन नहीं है। हल्दिया जो है, ये हल्दिया जगह पड़ती है जहां पर अपना जो गंगा नदी का एंड होता है ना, क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल में, वहां पड़ता है, तो वो भी ज्वार से संबंधित नहीं है। कोची पत्तन भी नहीं है, ये भी प्राकृतिक है। कांडला पत्तन, अच्छा कांडला को बंटवारे का पुत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो जो कराची वाला बंदरगाह था, वो बंदरगाह तो पाकिस्तान को मिला, तो अब अपने यहाँ पर क्या करें भाई, एक बंदरगाह की आवश्यकता लगी, तो फिर कांडला बनाया गया। तो कांडला पत्तन जो है ये है ज्वारी सिस्टम से चलता है। अच्छा, ये ज्वार भाटा क्या होता है, तो समुद्र का जब पानी ऊपर चढ़े तो इसे ज्वार कहते हैं, और समुद्र का पानी जब नीचे गिरे तो उसे भाटा कहा जाता है, भाटा। और ज्वार भाटा उठता क्यों है, तो जो पृथ्वी घूमती है ना 365 डिग्री कह रहे हैं, तो ये जो पृथ्वी चक्कर मारती है पूरा अपना 180 डिग्री पे घूम जाती है, तो पृथ्वी जब पूरे चक्कर को कंप्लीट कर लेती है, ठीक है, तो जब पूरा कंप्लीट करती है उसे करने में 24 घंटे इसको लग जाते हैं। तो 2 बार सिचुएशन ऐसी आती है कि ज्वार बन जाता है, यहाँ पर क्या बन जाता है, ज्वार बन जाता है। तो 360 डिग्री पूरा कवर कर रही है, 180 तो उस पे ज्वार बनेगा, और फिर 360 पूरा करेगा तो ज्वार बनेगा। इसे हम डायग्राम से समझाते तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। यहां देखें, ये हमारी पृथ्वी मान लेते हैं और इसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर मून मान लेते हैं। ये हमारा मून है और ये हमारी अर्थ है। अब पूरे 24 घंटे के अंदर ये सिचुएशन होगी कि ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो मून के सामने जब आएगी ना, तो इधर मून अपनी ओर क्या करेगा, पानी को, समुद्र के पानी को खींचेगा, तो पानी ऊपर उठेगा, इसलिए क्या बनेगा, ज्वार। और जब इधर पानी उठ रहा है तो इधर भी पानी उठेगा। अच्छा, मन में प्रश्न आना चाहिए कि मैम इधर तो चंद्रमा है इसलिए उठ गया, ओके, इधर क्यों उठ रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। जब आपको कोई खींचे तो अपन ऑटोमेटिकली अपने शरीर पीछे कर लेते हैं, है ना। जैसे एक्टिवा की गाड़ी इधर झुके तो अपनी बॉडी ऑटोमेटिकली इधर हो जाती है, तो बॉडी बैलेंस कर लेती है ना, कि इधर वजन ज्यादा है तो वो बराबर इधर वजन कर देती है, तो बैलेंस आ जाता है। ऐसे ही अर्थ पे होता है, तो जैसे ही अर्थ में इधर फोर्स लगता है तो दूसरी ओर अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर जाता है, जिसकी वजह से इधर भी समुद्र की लहरें ऊंची उठ जाती हैं, यानी कि यहां पर भी क्या आ जाता होगा, ज्वार आ जाता होगा। ठीक है, तो इधर भी ज्वार आ रहा है इस समय और इधर भी ज्वार आ रहा है। तो जब पानी इधर खींच रहा है, जैसे रबड़ ले लो, रबड़ को ऐसे ज्यादा खींचेंगे तो सीधी बात है ऊंचाई कम हो जाएगी उसकी, तो फिर यहाँ पर पानी डाउन रहता है, यहाँ उठ गया है तो यहाँ पे इस साइड में नीचे हो जाएगा, तो नीचे आ रहा है तो क्या कहलाएगा, भाटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भाटा कहलाता है। अगर हम इसके टाइम की बात करें कि ज्वार भाटा के बीच में कितने का गैप होता है, तो एक ज्वार आने के बाद दूसरे ज्वार को आने में 12 घंटे लगभग 26 मिनट लग जाते हैं लगभग। ठीक है, ऐसा क्यों होता है,
अभी तो हम 24 घंटे की बात कर रहे थे, तो अगर 24 का आधा करें, मानो यहां से यहां तक पृथ्वी को घूम के आने में 24 घंटे लग रहे हैं, तो यहां से यहां तक जाने में आधा समय लगना चाहिए ना। ये 26 मिनट का सीन कहां से आ गई, एक एक्स्ट्रा कहां से आ गया है? तो ये एक्स्ट्रा इसलिए आ गया क्योंकि जब तक पृथ्वी घूमकर यहां आती है चंद्रमा के सामने, तो चंद्रमा भी तो बच्चा चल रहा है ना, तो चंद्रमा थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है। यानी कि अगर 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जा रही है, तो उसी 24 घंटे में यानी लगभग एक दिन में चंद्रमा चल जाता है 13 डिग्री। 13 डिग्री, इसका मतलब अर्थ को भी थोड़ा 13 डिग्री और चलना पड़ेगा। तो ये 13 डिग्री चलने के लिए 52 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, तो जाता है 24 घंटे 52 मिनट। यानी कि ज्वारभाटा वाली स्थिति में पृथ्वी को इस पॉइंट से चल करके चंद्रमा के सामने वापस आने में 24 घंटे 12 मिनट लग जाते हैं। इसलिए अगर हम इसका आधा करेंगे तो 12.26 मिनट मिलता है। इसलिए अगर एक ज्वार इधर आया है 12.26 में, तो दूसरा जो है तो इन दोनों के आधा गैप हो जाएगा, क्योंकि 24 में पूरा यहां तक चक्कर मार के आ रहा है, तो यहां से यहां तक जाने में क्या आ जाएगा, आधा मिनट लग जाएगा। और अगर हम यहां से केवल यहां तक देखेंगे तो इस 12.26 के भी आधे हो जाएंगे, है ना। तो 12 का आधा 6 मान लो, 26 है तो 26 का 13 हो जाना है आधा, 13 मिनट। तो एक ज्वार के बाद भाटा आने में कितना लगेगा, 6.13 मिनट। ठीक है, ऐसे ही भाटा के बाद फिर से ज्वार आने में 6.30 मिनट, ज्वार के बाद फिर से भाटा आने में 6.30 मिनट, और भाटा के बाद फिर से ज्वार आने में 6.30 मिनट। जिनका मैथ अच्छा होगा ना उन्हें फटाक से समझ में आएगा। ठीक है, और थोड़ा सा अब थ्योरी क्लास नहीं है, वरना हम आपको और डिटेल से बता पाते कि ये 13 डिग्री आगे क्यों चला गया चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा भी तो चाल चल रहा है, तो वो भी तो अपने पूरा एक परिक्रमा करने में 27 दिन लेता है, तो एक दिन में वो चलेगा 13 डिग्री। उस 13 डिग्री को कवर करने के लिए पृथ्वी को 52 मिनट लग जाते हैं। इसलिए टाइम होता है, मतलब चंद्रमा के सामने से पृथ्वी घूमकर चंद्रमा तक आने के लिए उसको क्या समय लगेगा, उसको लगेगा 24 घंटे 52 मिनट। जैसे मानो ये चंद्रमा है, हम पृथ्वी हैं, और हमने घूमना चालू करा, तो इस चंद्रमा के सामने आने के लिए हमें लगेगा 24 घंटे 52 मिनट। क्यों? क्योंकि 24 घंटे में हम यहाँ तक आ गए, लेकिन तब तक तो चंद्रमा आगे चला गया, तो हमें थोड़ा सा 52 मिनट और लगेंगे चंद्रमा तक जाने के लिए। ठीक है, चलो आए आगे देखें। भारतीय मानसून प्रणाली के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करें। कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखें जरा क्या है। एल नीनो भारत के मानसून को कमजोर करता है, बिल्कुल, कलम ने यही वाली बात बताई थी। ला नीना, ऐसे याद करना, ला नीना यानी कि बारिश, ला तो ला में बारिश होती है भारत में, तो अल नीना में नहीं होती, इसका उल्टा हो जाएगा। तो अल नीनो भारत के मानसून को कमजोर करता है, यानी मानसून यहाँ पर नहीं आएगा। हाँ, बात सही है। ला नीना भारत में वर्षा बढ़ा सकता है, बिल्कुल बढ़ाएगा। और भारतीय मानसून के लिए सोमालिया जेट निर्णायक होती हैं, बिल्कुल, जो सोमालिया जेट विंड होती हैं वो बिल्कुल मानसून पे इम्पैक्ट डालती है। तीनों बातें सही हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों करेक्ट हो जाएंगे। आए अगला देखते हैं क्या है प्रश्न। कपास किस जलवायु में उगती है, यानी कि जो कपास है जिससे कॉटन बनती है उसके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए। तो कपास सूखा सा होता है, सूखी जगह चाहिए, नमी आएगी ना तो कपास अच्छा नहीं बनेगा। यानी कि इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए शुष्क, तो शुष्क और उच्च तापमान चाहिए होता है। शुष्क और क्या चाहिए, उच्च तापमान, वहां कपास होगा। आगे देखिए क्या है। विश्व के प्रमुख द्वीपों के संबंध में सही कथन पहचाने। चलें देखें। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, सही बात। बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ये वाली बात भी सही है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, बिल्कुल, अफ्रीका के पास मेडागास्कर पड़ता है हिंद महासागर के अंदर। तो तीनों ही बातें हमें यहाँ पर सही देखने को मिल रही हैं। आए अगला देखें, जरा थोड़ा रैपिड फायर करते हैं, थोड़े क्वेश्चन ज्यादा कर पाए। भारतीय सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है। तो भारतीय का चाहे जो भी सेना हो, उनका राज प्रमुख जो है, राजनीतिक प्रमुख जो है वह राष्ट्रपति ही रहेगा। चले आए अगला देखें। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी बोलते हैं जिसे, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य है कि जो सामाजिक धार्मिक चीजें वो बिगड़े नहीं, उनको मैनेज करके रखना। तो राज्य को आत्मनिर्भर बनाना, राज्य और सरकार के बीच व्यवहारिक संबंध स्थापित करना, सरकार तथा जनता के बीच औपचारिक संबंध बनाना, या सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। तो सामाजिक और
आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों का मिलान करें। चलो करते हैं। तो पहला कथन क्या है भाई, 86वें संविधान संशोधन, अच्छा जो 86 संशोधन है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 21 कहाँ है? इधर सी पे है। तो पहले का क्या हो गया? सी। तो पहले का हम क्या देखेंगे? सी देखेंगे, तो सी हो गया। अच्छा, पहला दिया है ऊपर। दूसरे का देखें जरा, 44वें संविधान संशोधन, यानी 44वां संविधान संशोधन है वो किस में दिया गया है? तो 300A में दिया गया है। 300A अपने पास बी में है, तो अपना दूसरा क्या हो गया? बी हो गया। तो सी और बी, तो देखो यहाँ पे सी में ये है, ये वाला अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट। बाकी देख लेते हैं एक बारी। तीसरे का क्या है? 93 है, और 93 दिया गया 15 में। 15 कहाँ है? डी में, तो ये हो गया। और अब बचा है चौथा, तो प्रथम संविधान संशोधन अनुच्छेद 15 में। चलो ठीक है, तो तीसरे की अगर बात करेंगे तो डी में, चौथे की अगर बात करेंगे तो ए में, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ, अगला देखें, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया है? बहुत बढ़िया। मंत्रिमंडल का स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 74 के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पर ए वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आए जल्दी से कुछ और देख लेते हैं क्वेश्चन। सितंबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी? यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको बोलते हैं, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये भारत के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी प्राइस कितनी बड़ी है, इन्फ्लेशन रेट कितना बड़ा है, उसको चेक किया जाता है। जैसे मानो कि अगर किसी वक्त सीपीआई 100 था, मान लेते हैं, और अगले वर्ष ये 120 हुआ, इसका मतलब 20% के हिसाब से आपका जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया है। तो 2025 में जो सीपीआई है 2017 के बाद सबसे कम है, तो कितना हुआ था? 1.54%, 1.54% था सीपीआई 2025 में। चलो जी, ये तो खैर करंट अफेयर का प्रश्न आ गया था, इकोनॉमी का भी है, करंट अफेयर का भी है। चलो कोई दिक्कत नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशित, ये किताब है बेटा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जिसमें वर्ल्ड लेवल पर जो भी इन्फ्लेशन रेट है ना, डिफ्लेशन रेट है, यानी मुद्रास्फीति क्या चल रही है, ये सब मंदी कितनी चल रही है, सारी बातें इस किताब के अंदर दी जाती हैं। और यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक संस्था है IMF, इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है किताब। आए अगला प्रश्न देखें, युगांतर पार्टी का प्रमुख केंद्र क्या था? अच्छा, युगांतर के लिए जुगांतर नाम की पत्रिका भी चलाई गई थी बंगाली भाषा में 1906 में। और ये जुगांतर जो है ये साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसमें अरविंद घोष शामिल थे, इसके अंदर जो वरेंद्र घोष हैं वो भी शामिल थे। और जो ये जुगांतर है ये कहीं ना कहीं निकला था अनुशीलन समिति से। 1902 में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति बनाई, उसी के अंदर वरेंद्र घोष आए थे। और जब 1905 में बंगभंग हुआ तो वरेंद्र घोष अनुशीलन समिति से अलग हुए और उन्होंने जुगांतर पत्रिका की शुरुआत करी। और प्रमुख रूप से ये काम क्या करते थे? बंगाल में भी कलकत्ता। तो यहाँ हमारे पास कलकत्ता ऑप्शन नहीं है, पर हमारे पास बंगाल ऑप्शन है। तो जुगांतर 1906, और जुगांतर के जो लोग थे उनके लिए किताब भी लिखी गई थी वरेंद्र घोष द्वारा, जिसे वर्तमान रणनीति कहते थे। ये भी बंगाली में थी, 1907 में लिखी गई थी। ठीक है, आए अंतिम प्रश्न देखते हैं अपना क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रति सरकारें कहां बनाई गई? यानी कि पैरेलल जो गवर्नमेंट है, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया गांधी जी द्वारा और करो या मरो का नारा दिया गया, तो उस समय कहां लोगों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि भाई साहब अब तो अपनी सरकार चली गई, अपनी गवर्नमेंट है। तो देखो, बलिया, चित्तू पांडे, सबसे पहले बलिया, बागी बलिया कहलाता है। सतारा महाराष्ट्र में, तामलुक, तो भाई सभी जगह है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। तो सभी जगह पैरेलल गवर्नमेंट चला दी गई थी। उसमें सबसे पहले बलिया में शुरू हुआ था, वो तो 1942 में कह रहे भैया हम तो क्या हो गए? आजाद हो गए। उम्मीद करते हैं सेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे जल्दी, धन्यवाद। चलो अगले प्रश्न को देखें जरा, क्या है भाई अगला प्रश्न। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले औपचारिक रूप से किसने दिया था? तो जो पाकिस्तान शब्द है वो आया कहां से? तो नो कह रहे हैं, नाउ और नेवर नाम की पत्रिका निकली, उसमें सबसे पहली बार 1933 में चौधरी रहमत अली ने लिखा हुआ था पाकिस्तान, वहां से शब्द उठा। फिर मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ लाहौर में 1940 में,
तब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने की मांग रख दी। अब उसके बाद आता है 1943 और कराची अधिवेशन होता है। अब 1943 से पहले गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन कर चुके थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि ऐसा ना हो जाए भाई कि पाकिस्तान बने नहीं और भारत आजाद हो जाए। तो 1943 में जब कराची अधिवेशन हुआ ना मुस्लिम लीग का, तब मोहम्मद अली जिन्ना ने नारा दिया विभाजन करो और छोड़ो, यानी कि जो पाकिस्तान शब्द है वो तो आ गया था 1933 में। और किसने दिया था? तो जिन्ना रहमत अली, तो चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द गढ़ा था। ठीक है, आए अगला देखें क्या है। 1935 अधिनियम का कौन सा भाग कभी कभी लागू नहीं हुआ? तो प्रांतीय स्वायत्तता हुई थी वही लागू, फेडरेशन, संघीय न्यायालय और बर्मा पृथक्करण। तो देखिए यहाँ पर जो फेडरेशन है ये लागू नहीं हो पाया क्योंकि फेडरेशन के लिए सभी जितनी भी उस समय देसी रियासतें थी सबकी परमिशन की जरूरत थी और इस पर सब लोग तैयार हुए नहीं, इसलिए फेडरेशन जो है यह लागू नहीं हो पाया था। आए अगला देखें, किस संधि के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी? अच्छा, ये प्रश्न ऐसा लग रहा है जैसे रिपीट हो गया है बाय मिस्टेक। तो भाई ये हम पढ़ चुके हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद में जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने शाह आलम द्वितीय जो उस समय मुगल शासक चल रहे थे उनके साथ में 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि की, जिसके तहत रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में कानून व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था अपने हाथ में ले ली, यानी कि दीवानी और निजामत दोनों किसके कंट्रोल में आ गया? अंग्रेजों के कंट्रोल में। बंगाल के नवाब के कंट्रोल में क्या रहा? उनके हाथ में केवल मैनेजमेंट था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन सिर्फ बंगाल के नवाब को दिया गया। चलो आओ अगला देखिए क्या प्रश्न है जल्दी से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में सही कथन चुने। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था? क्योंकि 1919 में रॉलेट एक्ट आ गया था, उसी की वजह से ये कांड हुआ। देखिए जरा क्या है, यह वैसाखी के दिन हुआ, बिल्कुल 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी पड़ी हुई थी। अमृतसर मंदिर में लोग आए हुए थे और वहीं अमृतसर मंदिर से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे जलियांवाला बाग है, तो वहीं जाकर के सारे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब इकट्ठे हुए। कुछ क्रांतिकारी लोग भी इकट्ठे थे जो अपनी चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा पर कंट्रोल करने के लिए जनरल डायर आया और बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अनाउंसमेंट के उसने धड़ाधड़ गोलियां चलाना चालू करी, जिससे नरसंहार हो गया। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, वैसाखी थी 1919 में। ठीक है, तो ये दोनों बातें सही हैं। हंटर कमेटी ने डायर को पूर्णतः दोषमुक्त घोषित किया। तो ये जो घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसकी समीक्षा के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। याद रखना हंटर आयोग 2 हैं। एक हंटर आयोग 1882 में आया, वो शिक्षा से संबंधित है, और एक हंटर आयोग 1919 में आया, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। तीनों ही बातें सही हैं, तो हम कहेंगे 1, 2, 3 सभी विकल्प सही है। आए अगला प्रश्न देखें क्या है। किस वायसराय के समय द्वितीय अफगान युद्ध हुआ? द्वितीय अफगान, लिटिन, कर्जन, मेयो, कैनिंग। तो देखिए भाई 1872 है, मेयो कर्जन की बात करें 1905 है, कैनिंग की बात करें ये 1857 के पास पड़ेंगे। और जो अफगान का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसे द्वितीय अफगान कहते हैं, ये 1878 से लेकर के 1880 तक हमें देखने को मिलता है। और इस समय लिटिन चल रहे थे। कौन चल रहे थे? लिटिन। 1878 में तो इन्होंने वर्नाकुलर पेस एक्ट भी जारी कर दिया था, शस्त्र अधिनियम भी ले आए थे 1878 में। तो कौन थे? लिटिन भाई साहब थे, जिनके समय में द्वितीय अफगान युद्ध हुआ। अगला देखें, निम्न युग में देखें, ठीक है, और सही विकल्प चुनिए। देख लेते हैं। संताल विद्रोह दामोदर घाटी में हुआ, कोल विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ, रंपा विद्रोह बस्तर में हुआ। हाँ, ये वाली बात सही है कि रंपा विद्रोह जो है, ठीक है, बस्तर, कोल विद्रोह छोटा नागपुर, संताल विद्रोह दामोदर घाटी। तो देखें रंपा विद्रोह जो है यह आंध्र प्रदेश में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था 1922 में रंपा विद्रोह। और संथाल विद्रोह की बात करें तो ये राजमहल पहाड़ियों पर हुआ था, दामोदर घाटी में नहीं। कोल विद्रोह ये छोटा नागपुर से हुआ है। तो सही विकल्प इसमें आपको केवल 2 देखने को मिल रहा है। आए अगला प्रश्न देखें क्या है। निम्न युग्म मिलाएं, मिला लेंगे। सरला देवी पंजाब क्रांतिकारी हैं, शांति निकेतन और युगांतर, प्रफुल्ल चाकी और अलीपुर षड्यंत्र। तो देखें जरा इनमें युग में सही कौन सा युग्म है। तो सरला देवी पंजाब से बिलोंग करती थी, राष्ट्रवादी थी, लेकिन ये क्रांतिकारी गतिविधि में नहीं थी, तो पहला गलत। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ है, और
जो युगांतर है, ये युगांतर पत्रिका हुआ करती थी, 1906 में आई थी। ये वरेंद्र घोष से जुड़ी हुई है, ये बात गलत है। प्रफुल्ल चाकी अलीपुर षड्यंत्र, तो इसे मानिक कोटला या अलीपुर षड्यंत्र कहते हैं। इससे प्रमुख रूप से संबंधित हैं खुदीराम बोस जी, जो जिनको 1908 में फांसी की सजा दी गई थी। सबसे कम उम्र में फांसी जिनको दी गई वो खुदीराम बोस ही थे। उन्हीं के मित्र थे प्रफुल्ल चाकी, पर प्रफुल्ल चाकी प्रमुख रूप से इसमें शामिल नहीं थे। वो शामिल थे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र में, जब इन्होंने किंग्सफोर्ड के रथ पर बम फेंका था, लेकिन वो मरा नहीं, दूसरी महिलाएं मर गई थी क्योंकि वो रथ में बैठा ही नहीं था। मुजफ्फरपुर का जज था, बड़े कठोर क्या कहते हैं सजाएं सुनाया करता था, तो इसलिए प्रफुल्ल चाकी ने उसको मारने की सोचा। तो ये वाली बात भी सही तरीके से कनेक्ट नहीं है, तो सभी गलत है इसमें, सभी क्या है गलत हो जाएंगे। आए अगला देखें, फतेहपुर सीकरी के निर्माण की शैली किस मिश्रण पर आधारित है? तो फतेहपुर सीकरी मुगलों द्वारा बसाई गई पहली प्री प्लान सिटी है, यानी कि पूर्व निर्धारित शहर है जो मुगलों द्वारा बसाया गया था। फतेहपुर सीकरी दो हिस्से हैं, एक फतेह और एक है सीकरी, ये दोनों ही बगल बगल में हैं और मिलकर बनता है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को अकबर के द्वारा बसाया गया था 1570 में, और 1571 में इसने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बना लिया था। फिर आगे जाकर के 1572 में जब गुजरात विजय करी तो फतेहपुर वाला जो हिस्सा है वहां बुलंद दरवाजा इसने बनवाया। ठीक है, अब फतेहपुर सीकरी की अगर हम बात करें, आगरा में स्थित है ये, आगरा से 15-20 किलोमीटर फतेहपुर सीकरी पड़ता होगा मेरे ख्याल से। तो फतेहपुर सीकरी में पर्शियन शैली है जो मुसलमान यूज करते थे, सिर्फ फारसी कला बोलते थे, और साथ ही साथ उसमें अब जो सुबह हो गया थोड़ा राजस्थानियों से भी प्रभावित था, उसमें राजस्थान की भी कला देखने को मिली। तो अपना पहला ही कनेक्ट हो जाएगा, फारसी और राजस्थानी कला में फतेहपुर सीकरी को सहन किया गया। आए अगला देखें भैया क्या प्रश्न है, निम्न कथन देख लेंगे भाई, और सही कथन चुनना है। देखे जरा क्या है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार से द्वैध शासन लागू हुआ, बिल्कुल सही बात है ना। 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार आया। 1935 अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता दी, ये वाली बात भी सही है, तो दोनों ही सही है, इसलिए हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, दोनों। आए अगला प्रश्न देखिए बच्चा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक समाज के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कि जो वैदिक काल रहा उसके बारे में गलत कथन हमें चुनना है। देखें जरा, ऋग्वैदिक काल में गोधन आधार था, बिल्कुल। ऋग्वैदिक काल में जो गाय थी वो संपत्ति की इकाई हुआ करती थी, जितनी ज्यादा गाय उतना ज्यादा अमीर, तभी तो गायों के लिए गविष्ठ युद्ध हो जाता था, जो सुदास ने भी किया था। उत्तर वैदिक काल में लोहे का व्यापक उपयोग हुआ, बिल्कुल। 900 BC में अतरंजी खेड़ा में उत्तर वैदिक काल जब चल रहा था तब लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए, और वहां पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग करने लग गए, जिससे उन्होंने क्षेत्र विस्तार करा, जन बढ़कर जनपद, फिर महाजनपद बने, कृषि पर ध्यान दिया गया, हल का निर्माण हुआ, नगरीकरण शुरू हुआ, ये सारे काम हुए। तीसरा देखें, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई, बिल्कुल। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, जो कर्म करोगे वो वर्ण व्यवस्था में आ जाएगा। चाहे फिर आप अगर ज्ञान देने का काम करते हो तो ब्राह्मण में चले जाओगे, रक्षा करने का काम करते हो तो क्षत्रिय में, व्यापारी हो तो वैश्य में, सेवक हो तो शूद्र में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जो व्यवस्था थी ये जन्म आधारित हो गई, यानी कि आप काम कुछ भी करते हो, लेकिन अगर मान लो हम व्यापारी हैं पर हम क्षत्रिय वर्ण में हुए, हमारे पिताजी क्षत्रिय हैं तो हम भी क्षत्रिय होंगे, चाहे भले हम व्यापार करते हो, रक्षा करने का काम ना करते हो, तो जन्म आधारित हो गई। चौथा देखें, ऋग्वैदिक काल में बड़े नगर ज्ञात हुए, नहीं, बड़े नगर नहीं मिले थे, क्योंकि बड़ा क्षेत्र ही नहीं हुआ था। बड़े क्षेत्र तो उत्तर वैदिक काल में हुए, तब जाकर के नगरीकरण शुरू हुआ। अगर नगरीकरण की बात करें तो नगरीकरण 3 बार देखने को मिलता है। पहला नगरीकरण जब हड़प्पा शुरू हुआ, दूसरा नगरीकरण जब उत्तर वैदिक काल आया, और तीसरा नगरीकरण जब महाजनपद का दौर शुरू हुआ। तो जो नगरीकरण व्यवस्था है वो भी 3 बार आई थी, 3 चरण है उसके। तो ऋग्वैदिक काल में नगरीकरण नहीं था, ये वाली बात गलत है, और गलत कथन ही हमें चुनना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। आए अगला देखें, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार।
अनुशीलन समिति की स्थापना प्रफुल्ल चाकी व विनोद विहारी ने की थी। युगांतर समूह का मुख्य केंद्र कलकत्ता था। तो देखें, दूसरी बात तो सही है कि जो युगांतर समूह है इसका केंद्र कलकत्ता बंगाल रहा, लेकिन अनुशीलन समिति जो है यह 1902 में पी मित्रा इन्होंने शुरू करी थी, ना कि प्रफुल्ल चाकी ने। ठीक है, तो पहली वाली बात गलत है, तो सही विकल्प चुनना है तो केवल दूसरा जो कथन है वो क्या है, सही है। चले, यहां तक बात आपको समझ आई। अगला देखें, महाशब्दक और सद्र पद किस शासन से जुड़े हुए हैं? सद्र जो पद है यह सल्तनत प्रशासन में था, मुगल में था, मराठा में था या विजयनगर में? तो महाशब्दक और सद्र अधिकारी विजयनगर में हुआ करते थे, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, विजयनगर प्रशासन, यहाँ करेक्ट आंसर है। चलो भाई, इसके पीडीएफ को लेकर के बच्चे बोल रहे थे, तो आप क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे ना तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ में आई होगी। मिलेंगे आपसे जल्दी एक और नए टेस्ट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी साथी? और जैसा कि साथियों आपको पता है, आपकी जो बिहार दरोगा के लिए हमने टेस्ट सीरीज जो लॉन्च करी थी उसकी रिकॉर्डिंग लगातार आप तक पहुंच रही है। ठीक है भाई, और थोड़ा सा एक दो टेस्ट में थोड़ा मतलब देर अवेयर हुई, लेकिन वो प्रॉपरली अब आप तक पहुंचेंगी समय के साथ में, तो उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपनी आज का जो सेशन है। ठीक है भाई, यहां पर अगर हम बात करेंगे साथियों, सबसे पहले है नंदन कानन किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? जो नंदन कानन वन है साथियों, ये उड़ीसा में हमें देखने के लिए मिलते हैं। नंदन कानन वन जो है वो कहां पर देखने के लिए मिलते हैं? उड़ीसा में हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये सफेद बाघों के लिए जो है साथियों ये संरक्षित माने जाते हैं। ठीक है भाई, उड़ीसा जैव विविधता के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहां पर ओलिव रिडले कछुए के लिए, ओलिव रिडले कछुए के लिए साथियों कौन सा है? तो वो ओलिव रिडले कछुए के लिए यहां पर स्थित है गहिर माथा वन जो है वो हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है गहिर माथा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यहां पर है। ठीक है भाई, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। कौन सा? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है, और जो खारे पानी के मगरमच्छ के लिए जाना जाता है। ठीक है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए जाना जाता है? तो वो खारे पानी के मगरमच्छ जो है साथियों वो उसके लिए जाना जाता है। ठीक है भाई, जैसे खारे पानी के ऊंट पानी में तैरते हैं कच्छ के रण में गुजरात में, तो वो उसके लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सफेद बाघों के लिए साथियों ये प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ग्रीष्म संक्रांति होती है 21 जून को। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो ग्रीष्म 22 दिसंबर को शीत आयनांत होता है। 22 दिसंबर को शीत आयनांत होता है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इन दोनों घटनाओं को मिला देंगे तो विषुव कहते हैं। विषुव जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। विश्व में 2 बार भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, और इस अवधि में डे और नाइट कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। डे और नाइट कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो डे नाइट की अवधि जो है साथियों वो बराबर होती है अगर हम बात करें यहां पर। तो ठीक है, करत करत अभ्यास के मैं जड़मत होत सुयान, ये दोहा आपने सुना होगा साथियों। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार इसका सही आंसर हमें देखने के लिए मिलेगा। अनुप्रास अलंकार इसका सही आंसर हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है भाई, अनुप्रास अलंकार जो है साथियों वो इसका सही आंसर हमें देखने के लिए मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। वह तो आया ही नहीं था। अगर हम यहां पर बात करते हैं साथियों तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवलता बोधक जो है वो हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, केवलता बोधक जो है साथियों वो हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है भाई, अगला है
विच शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस। अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सडनली अ लाउड एक्सप्लोजन वाज हियर्ड। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है, सी आंसर इसका ठीक होगा। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच आपको दे रखा है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच साथियों हमें बनाना है। अगर हम बात करेंगे तो वो होगा द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही वाज हंग्री। ठीक है भाई, बी आंसर साथियों इसका क्या हो जाएगा, तो बी आंसर इसका हमें ठीक देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो आपको समझना है, ठीक है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे साथियों, है ना, निम्नलिखित युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री है और एक तरफ कार्यालय, कार्यकाल हमें दे रखा है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे इसमें दो युग्म ऐसे हैं जो सही सुमेलित हैं, दो युग्म ऐसे हैं जो सही सुमेलित हैं। बी आंसर इसका क्या हो जाएगा, ठीक हमें देखने के लिए मिलेगा। किस अंतरराष्ट्रीय लेखक को उनके उपनाम उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार, देखिए साहित्य की दुनिया में जो बुकर पुरस्कार है वो बहुत सबसे ऊपर है। जैसे भारत की अगर हम बात करेंगे नागरिक सम्मान सबसे ऊपर भारत रत्न है, तो साहित्य में साहित्य अकेडमी है, ऐसे ही बुकर पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। जो साथियों अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये डेविड इगले को दिया गया था। किसको दिया गया था, डेविड इगले को ये पुरस्कार दिया गया था। भारत का कौन सा राज्य जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य हमें देखने के लिए मिलता है, तो उस राज्य की बात करेंगे तो वो गुजरात राज्य हमें देखने के लिए मिलेगा। गुजरात जो है साथियों वो हमारा जो है राज्य यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्डिंग चैंपियन कौन बनी है। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे तो वो महिला साथियों हैं अर्शी गुप्ता। अर्शी गुप्ता भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्डिंग चैंपियन के रूप में हमें देखने के लिए मिलती हैं। सीधे सीधे नाम करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, सीधे सीधे नाम आप याद रख लेना। ठीक है भाई, भारत का पहला राज्य जिसने संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू किया है, तो वो योजना साथियों हमारी कौन सी हो जाएगी, वो पंजाब के द्वारा साथियों इसको लागू किया गया है। पहला राज्य जिसने संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी स्तर पर लागू किया है। ठीक है, सोनपुर मेला प्रारंभ में कहां लगता था, अगर हम बात करेंगे तो ये भारत का ही नहीं, बिहार का ही नहीं, भारत का भी सबसे बड़ा मेला माना जाता है और एक पशु मेला है। शुरुआत में साथियों ये हाजीपुर में लगता था, है ना भाई, शुरुआत में कहां लगता था, हाजीपुर में। और वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में ये सोनपुर में लगता है। वर्तमान में कहां लगेगा, सोनपुर में ये हमें देखने के लिए मिलता है। गंगा और गंडक नदी, गंगा तथा गंडक नदी के संगम पर, गंगा तथा गंडक नदी के संगम पर लगता है। गंगा तथा गंडक नदी के संगम पर ये लगता है। ठीक है भाई, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। ये सोनपुर जो है साथियों ये पशु मेला हमें देखने के लिए मिलता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला ये देखने के लिए मिलता है। भारत में और भी पशु मेला लगते हैं, पुष्कर मेला है, राजस्थान में लगता है, बटेश्वर मेला है। तो ये एक पशु मेला है जो हमें देखने के लिए मिलता है बिहार में। ठीक है, थिरुओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, तो ओणम आपको पता है केरल में आयोजित होता है साथियों। 10 दिवसीय त्योहार है ये, जो है कैसा है, 10 दिवसीय त्योहार हमें देखने के लिए मिलता है। 10 दिवसीय त्योहार हमें देखने के लिए मिलता है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो यहां पर साथियों हम, ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो यहां पर तेलंगाना में जो है कौन सा बथुकम्मा उत्सव होता है, बथुकम्मा उत्सव होता है। ठीक है भाई, और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो बोनालू उत्सव भी होता है, बोनालू उत्सव। पोंगल कहां पर होता है, पोंगल, तो पोंगल होता है हमारा तमिलनाडु में। ठीक है, जैसे उत्तर भारत में बिहार में खिचड़ी महोत्सव होता है ना, खिचड़ी महोत्सव मकर संक्रांति, उसको तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है। रेज रुपए विदेशी लेन देनों के लिए किस सेवा को एकीकृत करने वाली पहली फिनटेक फर्म बनी है, तो वो हो जाएगी एप्पल पे। एप्पल पे साथियों इसका सही आंसर हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, एप्पल पे इसका सही आंसर होगा। आदिवाड़ी एआई अनुवादक कौन सा मंत्रालय जो है वो लॉन्च करने वाला है साथियों, वो जनजातीय कार्य मंत्रालय उसको लॉन्च करेगा। आदिवाड़ी, आदि का मतलब यहां पर आदिवासी, आदिवासियों से संबंधित ये है।
ठीक है, आदिवासी को उससे संबंधित यह है। और भारत में छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो गया, इन राज्यों में साथियों भर भर के आपको पता है जनजातीय आबादी, अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। तो उन्हीं के लिए आदिवाणी AI अनुवादक जो है लॉन्च किया जाता है, क्योंकि उनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं, तो उस चीज के लिए इस पर काम किया जा रहा है। ठीक है, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा शहर हमें करता हुआ दिखाई देगा? तो वो साथियों नई दिल्ली करने वाला है। कौन करेगा? नई दिल्ली बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा, है ना भाई। अगला होगा हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य अभियान में शामिल होगा। ठीक है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं के लिए एशिया के पहले समर्पित कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया है। रोहिणी ग्राम पंचायत धुले महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पुरस्कार जीता। ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा डी। उपर्युक्त तीनों ही कैसे हो जाते हैं? तो उपर्युक्त तीनों ही साथियों वो हमें सही देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है भाई, तो तीनों इसके क्या होंगे? सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, केरल में हाल ही में किस बीमारी के मामले जो है वो हमें देखने के लिए मिले हैं? तो आपने न्यूज सुनी होगी, मस्तिष्क को खाने वाला अमीबा। मस्तिष्क को खाने वाला अमीबा जो है साथियों वो हाल ही में बहुत ही देखने के लिए मिला केरल के क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, अगला होगा हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में एशिया में सबसे सुरक्षित देश कौन सा हमें देखने के लिए मिलता है? तो सबसे सुरक्षित देश है सिंगापुर। और एशिया का थोड़ा हाईटेक सिटी भी इसको माना जाता है, क्योंकि पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि ये नगरीकृत देश है। ठीक है, जिसमें नगरों की आबादी है, गांव का उतना विकास देखने के लिए यहां पर नहीं मिलता है ना। अगला होगा भारत का पहला भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर कौन सा हमें देखने के लिए मिलता है? विक्रम 32 बिट प्रोसेसर एक सेमीकंडक्टर है जो भारत का पहला है और भारत में ही निर्मित है। वैसे हम सेमीकंडक्टर के लिए अमेरिका वगैरह पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहते थे, अलग अलग देशों पर अब भारत इस चीज को डेवलप कर रहा है। तो विक्रम 32 बिट प्रोसेसर जो है उसने डेवलप किया है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में स्विट्जरलैंड ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि भारत का स्थान 38वां है। डॉक्टर सोमा बेहोश को संयुक्त राष्ट्र महिला यूएन वुमन की कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है, दूसरे कार्यकाल के लिए। जनरल अनिल चौहान का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यकाल मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं साथियों, इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही इसके सही हमारे हो जाते हैं। ठीक है भाई, तीनों ही इसके क्या होंगे? सही होंगे। किस भारतीय को फ्रांस का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार जो है वो हमें देखने के लिए मिलेगा? तो सुनील कांत मुंजाल जी को साथियों ये दिया गया है। सुनील कांत मुंजाल जी को ये दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कदम भारत में नवाचार विकास से संबंधित माने जाते हैं? महाराष्ट्र सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य जो है वो बन गया है। ठीक है भाई, ये तो ठीक है। भारत ने व्यवसायों के लिए देश का पहला ई-रूपी वाउचर टोकन लॉन्च किया है। ठीक है, केरल में भारत का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। गलत। तो इसका केवल 1 और 2 बी आंसर इसका ठीक हो जाता है। बी आंसर इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोवर्धन असरानी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे। गलत है। पातांगकूट उत्सव भरपूर फसल के लिए आभार व्यक्त करने हेतु मणिपुर में जो है साथियों मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है ना, ये ठीक है। बथुकम्मा उत्सव जो फूलों की सजावट के लिए प्रसिद्ध है, तेलंगाना में मनाया जाता है। अभी आगे ही डिस्कस किया था, तो केवल 2 और 3 इसका सही आंसर होंगे। बथुकम्मा हो गया, बोनालू हो गया, है ना। बथुकम्मा फूलों की सजावट से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। किस देश ने 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं साथियों, भारत के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, भारत के द्वारा घोषित किया गया है। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? 9वें स्थान पर हमें देखने के लिए मिलेगा। 9वें स्थान पर हमें देखने के लिए मिलता है। माधव गाडगिल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो पर्यावरण से संबंधित माने जाते हैं माधव गाडगिल। ठीक है, माधव गाडगिल जी जो है वो पर्यावरण से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, अगला है कजली गीत किस अवसर पर गाया जाता है? ये सावन
में गाया जाता है मिर्जापुर में। मिर्जापुर में साथियों, मिर्जापुर में जो है जो है सावन में ये गाया जाता है यूपी में। अब जैसे फागुआ है, फागुआ, ठीक है, या फाग हो गया या फागुआ हो गया, ये बिहार में भी आपको देखने के लिए मिलता है और ये उत्तर प्रदेश में भी तो होली के अवसर पर गाया जाता है, क्योंकि वो फाल्गुन महीने से उसका नाम ऐसा पड़ा हुआ है। ठीक है भाई। उसके बाद है दसपुर स्तंभ लेख, किससे संबंधित होगा? यशोवर्मन से संबंधित है। और आगे अगर हम बात करेंगे भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस मंदिर परंपरा से मानी जाती है, तो वो चिदम्बरम मंदिर से माना जाता है। सबसे पुराना नृत्य है, सबसे पुराना नृत्य हमें देखने के लिए मिलता है, सबसे पुराना नृत्य हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है भाई, तमिलनाडु में ये आयोजित होता है। तो आज के लिए इतने ही ये सवाल थे, बाकी आपसे लगातार मुलाकात होती रहेगी। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।